Hi everyone, this is Vishal from Bhavna Education Hub, and today we will be continuing with our fourth lecture on science and tech. We were discussing about the scientific terms that are been used since like 2023 to 2024. Let's continue with that. And here we have taken certain topics. We are discussing science and tech topic wise only, not as per the chapter or as per the broader classification, because we have kept that for our main series. जब आपकी मेंस की सीरीज चलाएंगे तो वहाँ पे उनको जैसे एनर्जी था, फ्यूज था, बायोटेक था, वहाँ पे उस वे में लेके चलेंगे. यहाँ इंडिपेंडेंट टॉपिक लेते हैं जो बेसिकली आपकी प्री से कंसर्न है. तो जो भी टर्म्स न्यूज़ में रहते हैं मैंने उनका कंपाइलेशन करने की कोशिश की है. एक वर्ड आता है डार्क स्काई रिजर्व. ये वर्ड आप कई बार न्यूज़ में सुनते रहते हैं, ठीक है. एक आपने हेनले के बारे में बार बार सुना होगा. लद्दाख में एक साइट हेनले आइडेंटिफाई की गई है, उसका डायरेक्ट कंसर्न जो है आपका डार्क स्काई रिजर्व से. तो अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है द टर्म डार्क स्काई रिजर्व वाज इन न्यूज़ रिसेंटली, इट इज रिलेटेड टू व्हाट. तो आप देखिए यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश करिए. रिजर्व का मतलब क्या होता है, जैसे आप बायो रिजर्व में सुनते हैं कि एक पर्टिकुलर एक जोग्राफिकल एक क्षेत्र होता है जिसको इकोलॉजिकल कंसर्न के चलते हुए, उसकी बायोडाइवर्सिटी के चलते हुए उसको रिजर्व के रूप में घोषित कर देते हैं. जिसे आपने देखा होगा ना, बायो रिजर्व वगैरह बनाए जाते हैं कि कुछ एक नेचुरल हैबिटेट है, वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ वगैरह रहती है अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में आराम से सस्टेन करके रह सकती है. देखिए, हालांकि मैं साइंस एंड टेक पढ़ा रहा हूँ लेकिन इन्वायरमेंट से उसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन कोरिलेट आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं आपकी समझने के लिए ही है, समझने में ताकि आसानी रहे. होता क्या है कि जब हम किसी स्पीसीज को प्रिजर्व करना चाहते हैं तो दो तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं. एक होता है नेचुरल और एक होता है आपका एंथ्रोपोजेनिक, मैनमेड कह सकते हैं या आर्टिफिशियल रिजर्व कह सकते हैं. तो नेचुरल रिजर्व क्या होते हैं? नेचुरल रिजर्व समझिए, एक होता है वर्ड इकोसिस्टम. एक फेवरेबल तरह का क्लाइमेट है, एक तरह का वायुमंडल है, वातावरण है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर तरह का सॉयल होगा, एक वनस्पति पाई जाएगी. तो हर जो स्पीसीज होती है उसके लिए एक फिक्स तरह की कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होती हैं, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल जैसे सेब का पेड़ होता है. अब सेब के पेड़ को, एप्पल के पेड़ को, या फिर मान के चलिए कोई ऐसा फ्रूट जो आपका टेम्परेट टाइप के एनवायरनमेंट में पाया जाता है, टेम्परेट क्लाइमेट में पाया जाता है, उसको उठा के आप इक्वेटर के पास अगर प्लांट कर देंगे तो वो उस वे में सस्टेन नहीं कर पाएगा. या तो क्या होगा, उसकी क्वालिटी डिटेरिएट हो जाएगी या वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा. यानी कि नेचुरल हैबिटेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, ठीक है. ह्यूमंस तो एसी वेसी लगा के अपना थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं, बट एनिमल्स के पास एसी नहीं होती है, ठीक है. तो वो नेचुरल हैबिटेट में, नेचुरल इकोसिस्टम में रहना पसंद करते हैं. तो होता क्या, बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट वहीं से आता है, ठीक है. अब ये मत कहिएगा मैं डाइवर्ट होकर इन्वायरमेंट इकोलॉजी पे जा रहा हूँ. ये सब रिलेटेबल वर्ड्स हैं और जब आपको क्वेश्चन पेपर आता है तो वहाँ आपको क्लासिफिकेशन नहीं होती है वहाँ पे, ठीक है. कोई भी क्वेश्चन कहीं पर भी आ जाएगा, तो पता सब कुछ आपको होना चाहिए, ठीक है. नेचुरल हैबिटेट क्या होता है, जैसे भी आपको बताया कि एक जोग्राफिकल एक क्षेत्र होता है, उसको निर्धारित कर दिया जाता है कि यहाँ पे एक तरह का वनस्पति पाई जाती है, एक तरह का सॉयल पाया जाएगा, एक तरह का वायुमंडल वहाँ का होगा. तो ये जो फेवरेबल कंडीशन है ये किसी स्पीसीज के लिए तो ठीक है, किसी के लिए नहीं ठीक है. तो जो स्पीसीज उस नेचुरल हैबिटेट में सर्वाइव कर सकती हैं वो नेचुरली उसमें सर्वाइव करने लगेंगी. तो यहाँ हमारा फोकस होता है एक नेचुरल हैबिटेट को डेवलप करना, उसको हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, ठीक है. ये आपका नेचुरल होता है. एक होता है मैन मेड, जैसे आप जू जाइए, ठीक है, मतलब चिड़ियाघर वगैरह जाइए, या फिर आप अगर आपने बोटानिकल पार्क देखे होंगे, जूलॉजिकल गार्डन्स देखे होंगे, तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि किसी भी स्पीसीज को कहीं किसी और कंट्री से या किसी और क्षेत्र से लाके वहां पे रख दिया जाता है. इसलिए रख दिया जाता है जैसे उस पर्टिकुलर क्षेत्र में वो चीज़ एक्सटिंक्ट हो चुकी है, गायब हो चुकी है, लेकिन लोगों का मन हो कि हम भी देखें भैया क्या होता है. जैसे आप जू जाएंगे तो आप बार बार वहाँ लिखा देखेंगे कि ये जो स्पीसीज है इसको अफ्रीका से लाया गया है, ये जो स्पीसीज है इसको जापान से लाया गया. तो रीज़न ये था कि हम लोगों को उससे फैमिलियर किया जा सके, ठीक है. हमारे यहाँ भी ये चीज़ पाई जाती है, हम भी रखते हैं. अब इसका रिसेंट एग्जाम्पल देखें भाई, थोड़ा करंट अफेयर से रिलेट करने की कोशिश करिए. नमीबिया और साउथ अफ्रीका, यहाँ से हम लोगों ने कुछ चीतों को ट्रांसलोकेट किया. ट्रांसलोकेट मतलब किसी एक जगह से दूसरी जगह पे लाना, ठीक है. ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जिन चीतों को ट्रांसलोकेशन किया गया है, लोकेशन तो आपको पता ही होगी, एमपी का कौन सा पार्क है, आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं. थोड़ा बहुत आप भी पता रखिए करंट अफेयर का, ठीक है. कहाँ से लाया गया है, पहले नमीबिया से लाया गया था, फिर हमारा साउथ अफ्रीका के साथ में पैक्ट हुआ. 13 टाइगर्स वहाँ, 13 चीता, नॉट द टाइगर, याद रखिएगा. टाइगर, लॉयन और चीता में बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है. जैसे इंडिया का जो नेशनल एनिमल था स्टार्टिंग में आपको पता है वो एशियाटिक लॉयन करके उन्होंने रखा था, लेकिन फिर क्या हुआ, उसकी संख्या कम होने लगी, कई ऐसे रीजन्स हुए, ठीक है, जिसके चलते 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया तो हमने अपना नेशनल एनिमल चेंज कर दिया. फ्रॉम द एशियाटिक लॉयन जो बब्बर शेर होता है जिसके बड़े बड़े बाल बाल होते हैं, दाढ़ी वाड़ी होती है, उससे रिप्लेस करके हमने चीता को कर दिया, सॉरी टाइगर को कर दिया. प्रोजेक्ट टाइगर था ना 1973 में, तो अब हमारा नेशनल एनिमल टाइगर हो चुका है, ठीक है. अच्छा, जो चीता होती वो एक अलग स्पीसीज होती है. आप ये सब फोटो गूगल कर लीजिएगा. अब जैसे एशियाटिक लॉयन पता ही, बब्बर शेर जो गुजरात के गिर में पाया जाता है और कहीं कहीं पाया जाता है. बंगाल क्षेत्र में आपका पैंथेरा टिग्रिस पाया जाता है जो आपका आज की डेट में नेशनल एनिमल है. ये टाइगर है, टाइगर के अलग फीचर्स होते हैं, उसकी फोटो एक बार गूगल करके चेक कर लेना. और चीता अलग होता है, स्पॉट्स होंगे उसकी बॉडी पे, उसकी आंखों के पास देखेंगे ब्लैक कलर का, ऐसा लंबा सा लगता है रो रहा है, आंसू टाइप के बने होते हैं, आंसू नहीं होते हैं वो, उसका कुछ मार्क है वहाँ पे, ठीक है. तो ये चीता होते हैं. चीता हमारे यहाँ 1950s के आसपास एक्सटिंक्ट हो चुके थे. उसका एक रीज़न था
समझिएगा बात को, जो चीता होते हैं उनकी चेजिंग, वो प्रीडेटर होते हैं। प्रीडेटर का मतलब होता है वो स्पीसी जो दूसरों का शिकार करके सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक बेसिक एसेंशियल एक एलिमेंट चाहिए होता है कि दे शुड बी द फास्ट रनर्स, वो दौड़ भाग बहुत अच्छी करते हो, ठीक है। जब दौड़ेंगे अच्छे से तभी तो प्रीडेट कर पाएंगे दूसरी, तभी तो पकड़ के खा पाएंगे उनको। तो जो चीता होता है उसकी जो स्पीड होती है दौड़ने की वो 90 किलोमीटर पर आवर तक जाती है। अब आप सोच लीजिए 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, मतलब आपकी गाड़ियों से स्पीड से मतलब नहीं चल पाती हैं, उस स्पीड से चीता दौड़ता है। तो वो चेजिंग या हंटिंग एनिमल था। तो जो राजा महाराजा होते थे उस समय जब शिकार पे जाते थे तो अपने साथ चीता लेके जाते थे। जब उनको शिकार करना होता था चीता छोड़ देते थे, चीता दौड़ता था और किसी भी वाइल्ड एनिमल का शिकार करता था, हंट करता था। अब एक बात बताइए, अगर आपको मैं कह दूं कि 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप दौड़ रहे हो, ठीक है, और आपको 100 मीटर भी दौड़ा दिया जाए, ठीक है, तो आप बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे, थक जाएंगे। और यही चीज चीता के साथ होती है। वो दौड़ता तो बहुत अच्छा है, अपने शिकार को चेज कर ले जाता है, लेकिन जब उसको पकड़ता है तो वो इतना थक चुका होता है तो कई बार उसका शिकार करने में कैपेबल नहीं होता है, सक्षम नहीं होता है। तो चीता द्वारा किए गए जो शिकार होते हैं उनको खाता कौन है, कई बार वहाँ लकड़भग्गा और तेंदुआ ये सब बाकी सब जानवर आ जाते हैं, इकट्ठा करके चीता को भगा देते हैं, कहते हैं बहुत सही तुमने दौड़ाया हमारा, ठीक है, खा हम लेंगे, ठीक है। तो चीता एक इस रीजन से भी एक्सटिंक्ट होता जा रहा था कहीं ना कहीं, अपनी प्रीडेटर कैपेसिटीज के चलते हुए, कैपेबिलिटीज के चलते हुए। दूसरा, उसका हंटिंग में इतना यूज कर रहे थे लोग। उस समय जो राजा महाराजा होते थे चीताओं को पालतू बना के रखते थे। आप गूगल पे पिक से एक बार इमेज कर लेना, एक बार सर्च कर लेना, वहां देखना राजा महाराजा बैठे होंगे, चीता बगल में होगा, उसके गले में एक नोटबंदी होगी। तो उसको बिल्कुल ये लोग जंगली कुत्ते की तरह यूज करते थे, ठीक है। उसका शिकार भी होता था उसकी स्किन के चलते हुए। इन सब चीजों के चलते हुए चीता जो था वाइल्ड लाइफ से एक्सटिंक्ट हो चुका था। और भारत में करीब 1950 या 60 आते आते चीता बिल्कुल गायब हो चुका था। तो बात क्या होती है, गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जैसे वो ह्यूमंस के राइट की रक्षा करे वैसे जानवरों की भी राइट्स की रक्षा करे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कई बार कि हमारे यहाँ देखिए नेचुरल हैबिटेट तो है ही चीतों का, क्योंकि पहले पाए जाते थे। हम लोग मैमूथ तो ला नहीं रहे हैं यहाँ पे। मैमूथ समझते हैं, जो हाथी का प्रेडिसीजर हुआ करता था, जैसे हाथी होता है ऐसा बताते हैं, आइस एज में मैमूथ पाए जाते थे। उनके शरीर पे लंबे लंबे बाल होते थे और उनकी सूंड भी थोड़ी अलग सी होती थी, दैट कैन, और थोड़ा उनका कद और भारी भरकम होता था, ठीक है। लेकिन जब क्लाइमेटिक कंडीशन बदली तो मैमूथ गायब हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी आ गई और वो बदल के थोड़ा बहुत हाथी हो गए। अब हाथी के शरीर पे आपको बाल तो मिलेंगे नहीं लंबे लंबे, लेकिन मैमूथ के होते थे, ठीक है। तो नेचुरल हैबिटेट का मतलब है हमारे इंडिया में, क्योंकि हम लोग ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल बेल्ट में पड़ते हैं, तो हमारे यहाँ नेचुरल हैबिटेट बहुत अच्छा है जानवरों के लिए। लेकिन कुछ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के चलते हुए चीता विलुप्त हुए थे। तो हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो भैया जिन देशों में पाए जाते हैं वहां से चीतों को लाके अपने यहाँ रखा जाए, ताकि हमारे लोगों को भी पता चले। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फूड चेन होती है। फूड चेन आप समझते हैं ना, कि लोअर फूड चेन, अपर फूड चेन, ये आपने इकोलॉजी में वर्ड बार बार सुना होगा। तो कुछ ऐसे जानवर हैं जैसे हर्बीवोर्स हैं, मतलब पहले समझ लीजिए ऑटोट्रॉप्स हैं, घास फूस पत्ती, ये एकदम लोअर लेवल पे आते हैं, लोअर ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं। उससे ऊपर हर्बीवोर्स आते हैं, यानी वो जानवर जो हरी शाक भाजी को खा के सर्वाइव करते हैं। कुछ ह्यूमंस भी उसमें आते हैं, वेजिटेरियन वगैरह हो गए या वेगन्स हो गए, ठीक है। तो हर्बीवोर्स हो गए। अब हर्बीवोर्स के ऊपर कौन से आते हैं आपके, कार्निवोर्स आते हैं। कार्निवोर्स वो जानवर होते हैं जो हर्बीवोर्स को खाते हैं, मतलब जिन जानवरों ने पेड़ पौधों को खाया वो उन जानवरों को खा लीजिए, खरगोश को खा लेंगे और हिरन को खा लेंगे, गाय भैंस को खा लेंगे, ये सब हर्बीवोर्स होते थे, उनको खाने वाले कार्निवोर्स हो गए। और कार्निवोर्स से ऊपर भी ओमनीवोर्स आते हैं जो सब कुछ खा लेते हैं, मतलब कार्निवोर्स को भी खा लेंगे, हर्बीवोर्स को भी खा लेंगे, घास पत्ती भी खा लेंगे। तो ह्यूमंस को आप किस कैटेगरी में डालेंगे, सोच के बताइए। कार्निवोर्स में आएगा कि कार्निवोर्स याद रखिए एक्सक्लूसिवली वो जानवर हैं जो सिर्फ हर्बीवोर्स यानी मांसाहार करते हैं, ठीक है, हर्बीवोर्स को खाते हैं। हर्बीवोर्स वो हैं जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ पेड़ पौधों और मतलब वनस्पतियों को खाते हैं, ठीक है। तो शुद्ध शाकाहारी है तो वो तो हर्बीवोर्स में आएगा, लेकिन अगर शुद्ध मांसाहारी है तो वो कार्निवोर्स में आएगा। लेकिन अगर वो दोनों है कि कभी आपने मटर पनीर खा लिया, कभी आपने शाक सब्जी खा लिया और किसी दिन आपने मांस खा लिया, तो आप बेसिकली ओमनीवोर्स में उस हिसाब से आएंगे, ठीक है। तो फिर ओमनीवोर्स के भी ऊपर कौन आते हैं, ऊपर तो नहीं आते हैं लेकिन हाँ साइकिल बन जाती है, तो वहां पे डिट्रीवोर्स आते हैं, ठीक है। जो जानवर मर गए हैं, सड़ गल गए हैं, उनको वो डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया वगैरह हो गए, ये सब हो गए, ये सब आपके डिट्रीवोर्स में आते हैं, ठीक है। ये सब आपकी फूड चेन होती है। तो होता क्या है कि एक लॉ कहता है इकोलॉजी का कि अगर फूड चेन से हम किसी भी स्पीशीज को एकदम से निकाल दें या गायब कर दें तो पूरी फूड चेन कोलैप्स कर जाएगी। एक बटरफ्लाई इफेक्ट काम करता है। तो फूड चेन को अच्छे रूप से, सुचारू रूप से चलाने के लिए हर इसी स्पीशीज का महत्व होता है, ठीक है। तो अगर हमारे इंडिया के नेचुरल हैबिटेट में कोई स्पीसीज अचानक से विलुप्त हो जाए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। जैसे आपको क्लासिक एग्जांपल देता हूं मैं। इमेजिन कर लीजिए कि आप कह दीजिए कि हिंसा करना गलत बात है, कार्निवोर्स होना गलत बात है, मांस भक्षण करना गलत बात है। तो ऐसे में होगा क्या कि जो लोअर हायरार्की पे, लोअर ट्रॉपिक्स पे जो जानवर रहते हैं उनकी संख्या बढ़ने लगेगी एकदम से। जैसे आपको पता है नेचुरल साइकिल ऐसे ही काम करती है कि जो बड़ा जानवर होता है, जो फूड चेन में ऊपर होता है, छोटे जानवरों का शिकार करता है। जो प्रीडेटर्स होते हैं वो नीचे वालों का प्रेस का, नीचे वालों को प्रे कहते हैं, ऊपर वालों को प्रीडेटर कहते हैं, ठीक है। तो जो प्रीडेटर्स होते हैं वो प्रे की हंटिंग करते हैं, उनका शिकार करते हैं, उनका
भोग कर लेते हैं, खा पी जाते हैं उनको। अब इमेजिन कर लीजिए प्रीडेटर्स आपके लिए नहीं गंदे लोग हैं, ये लोग सबको खा पी जाते हैं, इनको खत्म कर दो, इनको फूड चेन से हटा दो, आपने गायब कर दिया, तो उससे क्या होगा, जो प्रेज है उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी, ठीक है, उससे पूरी इकोलॉजिकल साइकिल जो है गड़बड़ा जाएगी, एक स्पीसीज की संख्या बढ़ रही है कि घट रही है। इस चीज़ को बैलेंस में रखने के लिए नेचर अपने वे में काम करता है, नेचर का एक इनविजिबल हैंड चलता है, जैसे इकोनॉमिक्स में होता है ना इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट, वैसे ही काम करता है। तो हम फिर से आ जाते हैं बायोस्फीयर पे, या एनवायरमेंट का एक सेक्शन आपको समझ में आ गया थोड़ा बहुत, ठीक है। जब एनवायरमेंट डिटेल में पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि टॉपिक्स क्या होते हैं वहाँ पे, ठीक है। लॉ ऑफ एनर्जी क्या होता है कि हर टॉपिक में जब आप ऊपर ऊपर जाके मूवमेंट करते हैं तो 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है, बाकी गैप हो जाती है, ये एक यूनिलैटरल मूवमेंट होती है, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए, ये सब एक इकोलॉजी का पार्ट है, वहाँ पढ़िएगा, ठीक है। बायोस्फीयर में बस आपको समझाना चाह रहा था, थोड़ा बहुत आइडिया लग गया आपको, ठीक है। तो उसी तरीके से ये रिजर्व वर्ड वहीं से आया, रिजर्व मतलब एक क्षेत्र जहाँ पे किसी चीज़ के लिए रिजर्व कर दिया गया, हमने उसको सीमित कर दिया है। नेशनल पार्क किस में आएंगे, सेंचुरीज किस में आएंगी, ये कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा या खुद ढूंढने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता दी ऑलरेडी, जूलॉजिकल पार्क है, बोटेनिकल गार्डन शो होते हैं, या आपके एक्वेरियम्स होते हैं, या जूज होते हैं, ठीक है, ये सब आर्टिफिशियल या मैन मेड रिजर्व होते हैं, ठीक है। नेचुरल रिजर्व में आपका एक तो बायोस्फीयर आता है, नेशनल पार्क कहाँ पे आते हैं, मैन मेड होते हैं कि कहाँ होते हैं, थोड़ा ढूंढिएगा। सेंचुरीज के बारे में भी यही, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तीनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये सब प्रोटेक्टेड साइट्स होती हैं, इनके लिए अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, अलग लॉज हैं। अब देखिए डार्क स्काई रिजर्व, इसमें रिजर्व तो समझ में आ गया आपको। डार्क स्काई क्या है भाई, स्काई तो वैसे भी काला ही होता है, अंधेरा होता है, वो तो लाइट का ल्यूमिनेंस वगैरह का इफेक्ट होता है, आपको पता है रिफ्रैक्शन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके चलते हुए जो लाइट के जो 7 कंपोनेंट हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। एक वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो ज़्यादा आपको दिखाई देती है, कम दिखाई देती है, तो आसमान कभी आपको नारंगी दिखेगा और कभी आपको नीला दिखेगा, बट आसमान का तो कोई रंग ही नहीं होता है, ठीक है, वो तो बेसिकली जो कुछ नहीं है तो ब्लैक है, आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन पता ही है। जब कोई बॉडी सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट कर दे, ठीक है, तो वो वाइट ऑब्जेक्ट आपको वाइट कलर का दिखने लगता है, और वो सारे कलर्स को अगर एब्जॉर्ब कर लेती है तो वो आपको ब्लैक दिखने लगती है। तो स्काई का भी कुछ यही हाल है, ठीक है, ये सब ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा ही होगा छोटा मोटा। तो डार्क स्काई रिजर्व से मतलब क्या आ रहा है, आकाश तो काला ही है पहले से, तो डार्क स्काई का मतलब क्या है, एक्चुअली में कुछ ऐसे, देखिए जहां पर भी ह्यूमंस रहते हैं, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ रहते हैं, उनमें एक बेसिक डिफरेंस होता है। जहां पे जंगली जानवर रह रहे होते हैं, जहां ह्यूमंस का इंटरफेरेंस नहीं होता है, तो ये लोग नेचुरल सोलर साइकिल के हिसाब से चलते हैं। सूरज जब निकला तब इनका दिन शुरू होता है, सूरज जब ढल जाता है तो इनके लिए रात हो जाती है, तो इसीलिए इनकी बॉडी भी बहुत अच्छे वे में काम करती है, इनके हार्मोन्स भी अच्छे वे में काम करते हैं। ह्यूमंस के साथ क्या परेशानी हो गई, जब इन्होंने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया, ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने प्रगति की, तो इन्होंने आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट को बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि ह्यूमंस का एक हैबिट होती है नेचर के अगेंस्ट में रिवॉल्ट करना, हमेशा से आदत रही है। जो नेचुरली चीज़ें आपको अवेलेबल हैं उनके अगेंस्ट में आप जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल सीजनल वेजिटेबल्स आती हैं, तो जो सीजन में सब्जी आएगी वो नहीं खानी होगी, हमेशा आउट ऑफ सीजन खाएंगे, भले महंगी खरीद के खाएं, ठीक है। जानवर तो ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। हमारी ब्रीडिंग जो होती है, रिप्रोडक्शन होता है, वो भी अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर है। जानवरों का जो ब्रीडिंग टाइम होता है या उनका रिप्रोडक्शन का वो होता है, वो मौसम के हिसाब से होता है। जब बरसात होगी, फेवरेबल कंडीशन होगी, तभी मेढक हो या कई जीव जंतु हो तो आपस में कोपुलेशन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। लेकिन ह्यूमंस एक इकलौती स्पीसीज है, ठीक है, जो अपने अकॉर्डिंग फेवरेबल कंडीशन बना लेती है, जब उसका मन करता है तब रिप्रोडक्शन करता है, उसको नेचर के अकॉर्डिंग नहीं चलता है। खाने पीने में भी वही, रिप्रोडक्शन में भी वही उनके साथ में, और वही चीज़ उनके साथ लाइट सोर्स में भी आ जाती है, ठीक है। हम लोग सनलाइट के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं, ठीक है, हमने अपने अपने घरों को बना लिया। अब हाँ, थॉमस अल्वा एडिसन की कुछ मेहरबानी है, कुछ बाकी के वैज्ञानिकों की है कि पहले बल्ब आए, फिर आपके एलईडी आए, दुनिया भर की लाइटें आ गई, तो दिन हो या रात हो हमारे घर में बल्ब जल रहा होता है। तो अब हमें सन से तो मतलब रहा नहीं, ठीक है, ऐसा तो नहीं सूरज निकलेगा तो हम काम करेंगे, आपको पता है स्ट्रीट लाइटें भी होती हैं। अब कई ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे नाइट लाइफ को बहुत प्रमोट किया, जैसे मुंबई पे डिस्कशन डिबेट चल रहा था कि मुंबई में आपको पता है कई सारे ऑफिसेज हैं जो रात में काम करते हैं, उसके भी रीज़न है कि वो ऑपरेट इंडिया से कर रहे होते हैं लेकिन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं किसी वर्ल्ड के किसी दूसरी कंट्रीज़ में, ठीक है, तो टाइम जोन का इशू हो जाता है, तो वहाँ पर दिन है, हमारे यहाँ पे रात है, तो हम लोग उनके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, दैट काइंड ऑफ द थिंग, ठीक है। तो होता क्या है, जहाँ ह्यूमन हैबिटेशन होता है वहाँ आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट बहुत बढ़ जाते हैं, घरों में भी और घरों के बाहर भी, स्ट्रीट लाइट और बाकी सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इनफैक्ट जो प्लेन्स भी उड़ रहे होते हैं आप देखते हैं उसमें भी लाइट्स वगैरह यूज़ होती हैं, ठीक है। यानी कॉमन सेंस की बात है कि जहाँ पर भी ह्यूमंस होंगे वहाँ पर आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट भी आएंगे। इनकी वजह से कई बार क्या होता है, नेचर में हस्तक्षेप होने लगता है। जो नेचुरल स्पीसीज, अब उनका सोने का टाइम है, इमेजिन कर लीजिए, वो पेड़ पर उल्लू टंग, मतलब उल्लू तो चलिए कोई बात नहीं, उसका अलग साइकिल चलता है, कोई भी जीव जंतु है, एक वर्ड अच्छा आपने सुना होगा नॉकटर्नल, there is a word called, sorry, ज़्यादा ही बड़ा हो गया, जस्ट अ सेकेंड।
नॉक्टर्नल का मतलब क्या होता है? वो स्पीसीज या जानवर जो दिन में सोते हैं और रात में जगते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली नेचर के हम अगेंस्ट में जा रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। अब ये समझने की कोशिश करें, लेकिन हर जानवर नॉक्टर्नल नहीं होता है। ज़्यादातर जानवर सोलर साइकिल के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। अब मान के चलिए वाइल्ड लाइफ में क्या सारे जानवर बेचारे सो रहे हैं, आप ऊपर से हेलीकॉप्टर लेते हुए निकल रहे हैं, आवाज़ें कर रहे हैं, ठीक है, लाइटें जला रहे हैं, या आप कुछ करने निकल गए, ठीक है, हमारी एक्टिविटीज़ के चलते वो इनकी स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब हुई, सब कुछ हो रही है, और साथ साथ में बहुत सारा नेचर पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमने ये आइडेंटिफाई किया कि पृथ्वी पर कुछ ऐसी जगह या लोकेशन तो होनी चाहिए जहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के चलते हुए बहुत ज़्यादा लाइट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, जिससे नेचुरल भी प्रॉब्लम ना हो, और साथ ही साथ में अगर हमको एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन करनी है, आपको पता है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन जैसे आपको करनी है और 50 तरह की लाइटें जल रही हो, वहीं आपने टेलीस्कोप लगा रखा है, तो आपकी कहीं ना कहीं एक कहते नहीं है जो ऑब्जर्वेशन है जो भी आप कर रहे हैं वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। आपने देखा होगा जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं कुछ होते हैं वो नाइट टाइम में ही स्काई को ऑब्जर्व करना पसंद करते हैं, ठीक है। उसका रीज़न ये होता है कि जो आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट है वो उनकी ऑब्जर्वेशन को इम्पैक्ट ना करें। तो हमने क्या किया, अभी आप आगे देखेंगे, देयर इज समथिंग कॉल्ड इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन, ठीक है। ये एक यूएस बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पृथ्वी में जगह जगह अलग अलग तरह की जगहों को आइडेंटिफाई करता है और उनको इंटरनेशनल डार्क प्लेसेस, पार्क, सेंचुरीज या रिजर्व डेजिग्नेट कर देता है। ये जानवरों के लिए भी अच्छी है और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए भी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो इंडिया में एक साइट है, लद्दाख में एक जगह पड़ती है जिसका नाम हैनली है, ठीक है। उन्होंने हैनली को भी उसी लिस्ट में डाल दिया है और कहा है हैनली इज परफेक्टली सुटेबल फॉर बीइंग डिक्लेयर्ड एज अ इंटरनेशनल डार्क स्काई रिजर्व, ठीक है। अब डार्क स्काई रिजर्व होने से क्या होगा, वहां पे आपको पता ही होगा लद्दाख में हम लोग एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी को डेवलप कर रहे हैं। एक तो एल्टीट्यूड भी रीजन है, एक हाइट पर है वो, दूसरी बात क्या है वहां पे एंथ्रोपोजेनिक या ह्यूमन एक्टिविटीज बहुत ही लिमिटेड है या मार्जिनल है, ठीक है। तो दैट इज द वेरी सुटेबल साइट। तो अगर क्वेश्चन आएगा डार्क स्काई रिजर्व से तो आपको समझ में आ गया है क्या करना है। कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पे मिनिमल लाइट का इंटरफेरेंस हो, मिनिमल एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी हो, जिसके चलते एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन को लेना आसान पड़ जाए। इसको डेजिग्नेट कौन करता है, इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन, दैट इज याद रखिए इसका यूएन से कोई संबंध नहीं है, ये यूएस बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो कभी कभी पूछ लेते हैं ना कि यूएन डेजिग्नेट करता है, यूनेस्को करता है, डब्ल्यूएचओ करता है, नहीं, ठीक है, ये यूएस बेस्ड एक एसोसिएशन है, वो करता है। तो इंडिया में इसने किसको आइडेंटिफाई किया है, हैनली को। फिर वही सब चीजें जो मैंने आपको बताई है, एंश्योरिंग दैट द साइट रिमेन्स वेल सूटेड फॉर द एस्ट्रोनॉमी इंप्लाइज कीपिंग द नाइट स्काई प्रिस्टाइन or ensuring the minimum interference to the telescopes from artificial light sources such as the electric lights and the vehicular lights। vehicular मतलब जब आपकी गाड़ियां चलती हैं ना रात में, तो आप उसमें सब वो यूज नहीं करते हैं लाइटों के लिए, हेडलाइट यूज करते हो दुनिया भर के। तो अगर आप जंगली क्षेत्र में घुस जाओगे, आपकी गाड़ियां चल रही हैं, तो लाइटें भी आप यूज करोगे, तो ये सब चीजें वहां नहीं होनी चाहिए, यानी वेहिकुलर मूवमेंट को बिल्कुल कर्टेल कर दिया जाता है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट डार्क स्काई रिजर्व। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है, सैटेलाइट्स पर चलते हैं। देखिए याद रखिएगा साइंस एंड टेक में कुछ ऐसे सेक्शन है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। एक तो डिफेंस सेक्शन से पूछे जाते हैं, जैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी वगैरह है, क्रूज मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, वो हम अभी आगे कवर करेंगे। और एक दूसरा, अब मिसाइलें जो है अंतरिक्ष में तो आप छोड़ नहीं रहे हैं, सीधी बात है, वो तो बेसिकली अर्थ से डील करती है ना। तो पहले हम स्पेस की बात कर लेते हैं, फिर हम अर्थ की बात करेंगे। तो स्पेस में क्या होता है, जैसे आपने कई बार सुना होगा रॉकेट लॉन्चर, रॉकेट छोड़ते हैं, ठीक है। हम तो रॉकेट हम क्यों बनाते हैं, व्हाट इज द बेसिक पर्पज ऑफ रॉकेट्स। रॉकेट मतलब क्या है, कोई भी ऐसा रॉकेट एक व्हीकल ही तो होता है जो न्यूटन के थर्ड लॉ पे काम करता है। न्यूटन का थर्ड लॉ आपको पता ही है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी मान लीजिए ये एक रॉकेट है या कोई ऐसा आपने व्हीकल टाइप का बना लिया और नीचे से आप बहुत हाई इंटेंसिटी से किसी गैस को छोड़ेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, ग्राउंड पे एक रिएक्शन देगा जिसकी वजह से ये चीज ऊपर जाएगी, ठीक है। यही न्यूटन का लॉ है कि जस्ट टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ एक्शन क्या है, नीचे हो रहा है तो रिएक्शन ऊपर जाएगा। यानी किसी भी चीज को अगर आपको ऊपर की तरफ उड़ाना है तो कोशिश करिए यहाँ से कुछ प्रोपल्शन हो, कोई चीज नीचे गैस बहुत तेजी से इजेक्ट की जाए जिसके धक्के से चीज आगे बढ़ेगी। रॉकेट इसी बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है। आपने एक प्रोवर्ब बाबा सुना होगा, समथिंग इज अ रॉकेट साइंस। रॉकेट साइंस को समझना बहुत मुश्किल होता है, या कई चीज बहुत आसान होती है तो कह देते हैं हम लोग ना कि दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, ये इतनी मुश्किल भी नहीं है। लेकिन टेक्निकली रॉकेट साइंस इतनी भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको रॉकेट मतलब बेसिकली न्यूटन का थर्ड लॉ पता है तो आप इसका बेसिक फंक्शन समझ चुके हैं, बेसिक प्रिंसिपल समझ चुके हैं। आप इमेजिन कर लीजिए एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो किस क्षेत्र से आते हैं, वो तमिलनाडु के एक मतलब रामेश्वरम क्षेत्र से आते हैं। उनकी जो पूरी पीढ़ियां दर पीढ़ियां थी, सब मंदिर में पुजारी का काम करती थी, उनकी फैमिली कंडीशन भी अच्छी थी। वो आदमी इंडिया का मिसाइल मैन है। तो ऑब्वियस सी बात है, इनिशियल स्कूलिंग उनकी कैम्ब्रिज और हार्वर्ड में तो हुई नहीं थी, ठीक है। उन्होंने दिवाली के मतलब जो उनकी अगर आप देखेंगे वो उनकी बहुत अच्छी ऑटोबायोग्राफी है, मतलब काइंड ऑफ अग्नि की उड़ान, ठीक है, द विंग्स ऑफ फायर। हालांकि बहुत और भी बुकें लिखी, इग्नाइटेड माइंड्स और समथिंग लिखी है, लेकिन अगर आप विंग्स ऑफ फायर को पढ़ेंगे तो वहाँ उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि जब वो दिवाली के रॉकेटों को उड़ता हुआ देखते थे तो वहाँ से उनके दिमाग में पहली बार ये आइडिया कि हम लोग भी मिसाइलें क्यों नहीं डेवलप करते हैं। दिवाली का छोटा सा रॉकेट आप सबने उड़ाया होगा, रॉकेट होता है उसमें क्या है, नीचे से थोड़ा सा वो निकला होता है, स्पार्क देते हैं, वो नीचे गैस छोड़ता है, धरती से ऊपर उड़ जाता है। तो
ये तो हवा में जाके फट जाता है, खाली आप मजे लेने के लिए इसको उड़ाते हो। लेकिन मिसाइलें हम मजे लेने के लिए नहीं उड़ाते हैं, ठीक है, कुछ पर्पस तो होगा उसका। मिसाइल और रॉकेट बेसिकली एक ही प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं। तो आप समझिए हम रॉकेट क्यों लॉन्च करते हैं, कुछ पर्पस होना चाहिए ना, कि हमने धरती से रॉकेट को भेजा, अंतरिक्ष में गया, अब वो फट तो जाता नहीं ऊपर, तो क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है हमको अंतरिक्ष में कुछ चीज़ों को भेजना होता है। जैसे आपको अपने घर से किसी दूसरी जगह पे कोई चीज़ भेजनी होगी जमीन के पैरेलल मूवमेंट करते हुए, तो आप किसका यूज़ करते हो? आप कार का यूज़ करते हो, बस का यूज़ करते हो, ट्रक का यूज़ करते हो, रेलवेज में वैगन्स होते हैं उनका यूज़ करते हो। लेकिन कोई चीज़ अगर आपको अंतरिक्ष में भेजनी है, हवा में भेजनी है, अब आप पूछोगे हवा में भेजनी क्यों है? बिल्कुल भेजनी है, बहुत से ऐसे काम होते हैं जो जमीन पर रह के नहीं किए जा सकते। जैसे इमेजिन कर लीजिए, अगर मैं आपसे कहूँ आप अपने घर पे खड़े हो, ठीक है, और अपने आसपास नजर मार के बताएं कि कितनी दूर तक आप ऑब्जर्व कर सकते हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर के दरवाजे पे खड़े होकर 2-4 सामने के घर अपनी गली में झांक सकते हो। अगर आप सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर पे चले जाते हो तो आपकी कैनोपी या रेंज थोड़ी सी बढ़ जाती है। और अगर आप अपने घर की छत पे चले जाते हो, बिल्कुल टॉप पे चले जाते हो, 4-5 मंजिला आपका मकान बना हुआ है, तो वहां से आप पूरे मोहल्ले को ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर मैं आपको कह दूं कि किसी मीडियम से आपको ऐसे बैलून टाइप का टांग के थोड़ा सा हवा में और उठा दें, ठीक है, थोड़ा सा और आप टंग जाए, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी रेंज या कैनोपी और बढ़ जाती है। यानी सिंपल सी बात है कि अगर ये अर्थ है, अर्थ आपको पता है राउंड है, फ्लैट तो है नहीं, सीधी बात है ना। अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो जैसे जैसे आपका एल्टीट्यूड बढ़ता चला जाता है, एल्टीट्यूड मतलब होता है ग्राउंड लेवल से आपकी हाइट, ठीक है, तो जैसे जैसे आपका आपका एल्टीट्यूड बढ़ता चला जाएगा, आपका अर्थ से एलिवेशन बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे आपकी, देखिए यहाँ पर है तो आपकी कैनोपी कुछ ऐसी रहेगी। अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, थोड़ा सा यहाँ पहुंच गए तो आप इतने को ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर आप यहाँ पहुंच गए तो आप इतने को ऑब्जर्व, ऑब्वियस सी बात है इस साइड को तो नहीं देख पाओगे, लेकिन जैसे जैसे आपका एल्टीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी कैनोपी यानी कि ऑब्जर्वेशनल पावर बढ़ती चली जाएगी। अब आपकी आंखों की तो एक लिमिट होती है, इतनी ऊंचाई से आप नीचे बहुत दूर तक नहीं देख सकते हो, लेकिन इमेजिन आपकी आईज की जगह हाई रेजोल्यूशन कैमरों का यूज किया जाए। जैसे हम कोई ड्रोन के मीडियम से कोई ऐसी चीज को कैमरे को ऊपर उड़ाएं जिसका हाई रेजोल्यूशन हो, ठीक है, तो हम यहां से बैठे बैठे यहां पर उस चीज को उड़ा देंगे, तो यहां से इस चीज की भी फोटो ले सकते हैं, इस चीज की भी फोटो ले सकते हैं। अब आप कहिए खाली फोटो खींचने के लिए इतना खर्चा पानी करने की क्या जरूरत है? ठीक है, फोटो लेना बहुत काम का होता है। फोटो इज नॉट जस्ट अबाउट टेकिंग योर सेल्फीज योर पिक्चर और समथिंग, इट कैन बी यूज्ड फॉर सम ऑब्जर्वेशनल पर्पसेज ऑल्सो। ऑब्जर्वेशन समझिए क्या होता है, इमेजिन कर लीजिए न्यू दिल्ली में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट कोई बना है, एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट बना पड़ा है, तो आपको पता है खेती बाड़ी करने के लिए सारी खेती बाड़ी सिर्फ खेतों में ही नहीं होती है। अगर आप उसको साइंटिफिकली परस्यू करेंगे तो अगर आप किसी जगह के वेदर कंडीशन, वहाँ के सॉइल कंडीशन, आने वाले टाइम पे वहाँ पे बादल आने वाले हैं कि नहीं, इन चीज़ों को पहले से अगर आप प्रेडिक्ट कर ले जाएं तो खेती करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके लिए हम लोग एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जगह जगह बनाते हैं। अब इमेजिन कर लिए दिल्ली में कोई एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट बना हुआ है, ये प्लान करता है कि तमिलनाडु के किसी क्षेत्र में या फिर फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र, आपको पता है विदर्भा रीजन है, वहाँ सूखा बहुत पड़ता है, ठीक है, हमको नहीं पता कब वहाँ बारिश होगी कब नहीं होगी, ठीक है, तो जमीन पर बैठे बैठे आप ये नहीं पता कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप एक डेफिनेट एल्टीट्यूड पे पहुंच जाते हो, एक हाइट पे पहुंच जाते हो जहां पे बादल उड़ रहे हैं उनसे भी ऊपर पहुंच जाते हो, और वहां कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगाते हो जिसको हम सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है, सैटेलाइट मतलब कोई भी ऐसा फ्लोटिंग डिवाइस जो हवा में तैर रहा है और अर्थ की ऑब्जर्वेशन के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है, मतलब एक बहुत जनरल सी डिफिनेशन है सैटेलाइट की, ठीक है, कई पर्पज है, कम्युनिकेशन, ये सब आगे देखेंगे, ठीक है। तो वहां से हम बैठे बैठे क्या कर सकते हैं कि हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कोई क्लाउड अगर आ रहा है, मानसून बन रहा है तो किस स्पीड से आ रहा है, कब तक आ जाएगा, ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसी मतलब एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन नहीं, कैसे एस्ट्रोनॉमिकल मतलब है पृथ्वी से आप अंतरिक्ष में ऑब्जर्व करने की कोशिश करें और ऊपर जाके नीचे की कोशिश करें ऑब्जर्व करने की, तो आप उसको क्या बोलेंगे, एक तरह से ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट्स, ठीक है, सिर्फ सिंपल सा वर्ड यूज होता है उसके लिए, ठीक है। तो अगर हम वेदर मॉनिटरिंग करते हैं तो इससे हमारे एग्रीकल्चर जो लोग करते हैं उनके लिए बड़ी सहायता हो जाएगी। इन सब की रिपोर्ट बना के न्यू दिल्ली जो है टेलीविजन या रेडियो के मीडियम से या आजकल इंटरनेट टेक्नोलॉजी उसके मीडियम से सबको, सब किसानों को उन्होंने ऐप बना दिया, वहां से प्रोवाइड कर दी इन्फॉर्मेशन कि देखो भैया तुम्हारे जो तुम जहाँ पे खेती करते हो उस जगह पे अगले 6 महीने तक बारिश होने के कोई आसार नहीं है, तो कृपया करके आप उन फसलों को मत लगाइए विच आर कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ वाटर, ठीक है, वरना आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, सूखा पड़ सकता है, आपकी फसल बर्बाद हो सकती है। तो उन फसलों को लगाइए जो जिनके लिए बहुत ज्यादा वाटर कंजप्शन नहीं चाहिए। या इमेजिन कर लिए हमको पहले से पता चल जाए, हम प्रेडिक्ट कर ले जाएं बादलों की मूवमेंट देखते हुए, सब कुछ करते हुए कि आने वाले टाइम पे यहाँ बहुत अच्छी बारिश होने वाली है, तो हम किसानों को बता देंगे भैया ये चीजें आप कर सकते हैं। और सिर्फ खेती किसानी में इसका यूज नहीं होता है सैटेलाइट का, और भी कई सारे यूजेस हैं। जैसे इंडिया के जो कोस्टल स्टेट, आपको पता है 16 कोस्टल स्टेट्स हैं हमारे, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल फॉर योर ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग, जैसे ये इंडिया का नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, ऊपर का तो आपको पता है वो ये कोस्ट लाइन है हमारी। तो अब हमारे ये अराउंड 16 स्टेट्स पड़ते हैं, जैसे आपको पता है यहाँ पे आपका जैसे केरल पड़ गया, आपका तमिलनाडु पड़ गया, इधर आपका आंध्र प्रदेश पड़ गया, उड़ीसा पड़ गया, वेस्ट बंगाल पड़ गया, ये सब है। तो जो कोस्टल स्टेट्स हैं दे आर वेरी मच, और यहाँ पर आपका बताइए कर्नाटक पड़ेगा, महाराष्ट्र पड़ेगा, फिर इधर से गुजरात, इधर से थोड़ा सा जाता है यहाँ गोवा पड़ेगा, ठीक है। तो वॉट एवर द थिंग इज देयर, मुझे मैप नहीं आपको समझाना है, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। तो जो इंडिया के कोस्टल स्टेट्स होते हैं,
आपको पता ही होगा ये किसके लिए सबसे ज्यादा प्रोन होते हैं। प्रोन मतलब होता है वल्नरेबल होना, ठीक है। जब कोस्ट होगा, बगल में समुद्र होगा, तो समुद्र से लहरें भी आएंगी। वो लहरें हमेशा मजे लेने के लिए नहीं होती कि आप समुद्र किनारे खड़े हैं, लहरें आ रही हैं, आपके पैर धोके चली जा रही हैं। कभी कभी मैंने उस दिन आपको बात करते करते सुनामी के बारे में बताया था, ठीक है, साइक्लोन्स के बारे में बताया था। तो जब सुनामी या साइक्लोन, चक्रवात जिसको बोलते हैं, सुनामी को सुनामी हिंदी में भी बोलते हैं, ये सारी सुनामी पता ही है क्यों आता है। उस दिन बताया था, अर्थक्वेक अगर समुद्र मतलब ऊपर हो जाए पृथ्वी के तो अर्थक्वेक रहेगा, और समुद्र के अंदर हो जाए तो वो सुनामी वेव्स को जनरेट कर सकता है, ठीक है। तो इमेजिन कर लीजिए हमारी कोई सैटेलाइट यहाँ पे है, और वो सैटेलाइट पहले से ऑब्जर्व कर लेती है कि यहाँ पे अर्थ में कोई मूवमेंट हुआ है, अर्थक्वेक हुआ है या समथिंग, कोई ऐसी वोल्केनिक इरप्शन हुआ है या कोई मेटेराइट आके गिरा है जिसकी वजह से सी वेव जनरेट हो रही है, और अगले 15-20 मिनट में या अगले 5 से 7 घंटे में ये सी वेव जो है तट तक पहुंच जाएंगी और ये सुनामी का रूप लेने वाली हैं। तो ये सैटेलाइट क्या करेगी, यहाँ पे न्यू दिल्ली में तुरंत एक ट्रांसमिशन दे देगी, तुरंत एक इंफॉर्मेशन को रिले कर देगी कि तुरंत आप जो है टीवी पे ब्रॉडकास्टिंग मीडियम से इंफॉर्मेशन पास कर दीजिए कि ये सुनामी जो थी, मतलब जो अर्थक्वेक था, यहाँ पे कहीं आया था, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका जो इम्पैक्ट होगा वेव्स का, या तो तमिलनाडु में होगा, या आपका आंध्र प्रदेश में होगा, या आपका उड़ीसा में होगा। अगर यहाँ कहीं हुआ है तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी क्या है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट को हिट कर सकता है, ठीक है। और या फिर आपका यहाँ तो बांग्लादेश है, उनसे हमको मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी बांग्लादेश को इंफॉर्मेशन दे दीजिए, क्या दिक्कत है। हमारे पड़ोसी देश हैं, आज हम उनकी हेल्प करेंगे, कल वो हमारी हेल्प करेंगे किसी बात पे। हमारे यहाँ से जो फ्यूजिटिव्स होते हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, जो बहुत सारे इंसर्जेंट हैं, बांग्लादेश जाके छुपते हैं। किसी भी अगर आप एहसान लाद देंगे तो कभी ना कभी तो रिपे करेगा ना। हमने उनको सुनामी वार्निंग दे दी, तो कल को हमारे यहाँ से जो यहाँ के जो क्रांतिकारी वहाँ जाके छुप के बैठे तो उनके बारे में इन्फॉर्मेशन हमको दे देंगे। तो इन्फॉर्मेशन हमेशा वैल्यूबल होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अगर कोई इस टाइप की सैटेलाइट यहाँ पे उसने दिल्ली में इन्फॉर्मेशन पास कर दी कि यहाँ पे भैया सुनामी वेव जनरेट होने वाली है, ये आपके इन कोस्ट को इम्पैक्ट करेंगी। या फिर इमेजिन कर लीजिए कोई अर्थक्वेक या कोई साइक्लोनिक जो भी डिस्टर्बेंस है वो यहाँ पे हो रहा है। आपको पता है साइक्लोन और सुनामी में अंतर होता है। साइक्लोन्स को आपने डिटेल में ज्योग्राफी में पढ़ा होगा या आपको क्लासेस में पढ़ा दिया जाएगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, फिर टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं, ठीक है। और जब वो सीज में जनरेट होते हैं तो ज़्यादा इंपैक्टफुल होते हैं कोस्ट के लिए। वो अपने साथ जब ऐसे बवंडर की तरह आते हैं तो समुद्र की लहरों को उठाते हुए लेके आते हैं और पूरे पूरे कोस्ट को तबाह कर देते हैं, ठीक है। तो इमेजिन कर लीजिए अगर ये अरेबियन सी के आसपास, ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, नीचे आपका इंडियन ओशन है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई साइक्लोन या कोई भी ऐसा डिस्टर्बेंस अगर जनरेट हुआ है या सुनामी टाइप की चीज जनरेट हुई है, ठीक है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कहाँ पे इंपैक्ट करेगी, गुजरात के कोस्ट को, महाराष्ट्र के कोस्ट को या कर्नाटका के कोस्ट को। वही इंडियन ओशन में हुई है तो देयर इज अ सीवियर पॉसिबिलिटी कि वो केरल के कोस्ट को इंपैक्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पे श्रीलंका पड़ जाता है। तो अगर इस साइड हुई है तो केरल तक तो नहीं पहुंचेगा, थोड़ा बहुत हो सकता है सदर्न हिस्सा केरल का इंपैक्ट कर जाए, क्योंकि यहाँ पे पाल्क स्टेट है। और कभी राम सेतु वगैरह पे बात हुई, प्रोजेक्ट सेतु समुद्रम पे बात हुई, इशू स्पेसिफिक जब वीडियो बनेंगे तो वहाँ हम बात कर लेंगे कि यहाँ पे सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट को क्यों रोक दिया गया था, ठीक है। समुद्र के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए गए थे जिनकी ट्रेसिंग की गई, तो वो काफ़ी हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस है उसकी, कि वहाँ पे कुछ ऐसे जोग्राफिकल, ये नासा की भी फोटोग्राफ्स में आया था कि हाँ कुछ जोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स हैं। अब वो मैन मेड है कि नेचुरल, इस पर डिबेट है। फिलहाल वो कोरल रीफ की तरह हमको मिले हैं, ठीक है। तो बात ये हो रही थी, मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा, बस एक थोड़ा सा आपको ग्लिम्स दिए दे रहा हूँ, ठीक है, कि अगर हमको कोई शिप यहाँ से लेके यहाँ पहुंचाना है तो हमको ये पूरा श्रीलंका घूमना पड़ता था। तो इन लोगों ने दिमाग लगाया, पॉलिसी मेकर होते हैं, नए दिमाग लगाया करते हैं कि अगर मान लो ये जो पाल्क स्ट्रेट का हिस्सा आता है, यहाँ पर हमको चैनल्स बना दें, यहाँ पे ड्रेजिंग वगैरह कर दें, मिट्टी विट्टी को हटा दें, तो इतना घूमना नहीं पड़ेगा, थोड़ा टाइम भी बचेगा और थोड़ा पे फ्यूल भी बच जाएगा। हम यहीं से घुमा के सीधे इसको यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। इससे इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड पे भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे कंसर्न ये आया कि भैया मिट्टी तो हटा दोगे, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये जो यहाँ पे जो कोरल स्ट्रक्चर है, कोरल रीफ्स हैं, ठीक है, आपको पता है कोरल्स वगैरह हैं, उन्होंने लक्षद्वीप वगैरह, लक्षद्वीप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मोदी जी घूमने गए थे तो वो न्यूज़ में आ जाता है। सिर्फ वहाँ की कैपिटल नहीं, आप पीसीएस के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या है, जो आइलैंड फॉर्मेशन है वो किस बेसिस पे, अंडमान निकोबार के जो आइलैंड्स है वो ज़्यादातर वॉल्केनिक नेचर के हैं, लेकिन जो आपके लक्षद्वीप आइलैंड है जो इस साइड वाले हैं वो ज़्यादातर कोरल ओरिजिन के हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। मालदीव उसके नीचे आता है, मालदीव बे ऑफ बंगाल में नहीं पड़ता है, इस साइड में आता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और कौन सा वो आइलैंड है जो लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में डिस्प्यूटेड है, ठीक है। एक मिनिको आइलैंड है जिसमें हमारी आर्मी बेस भी है, नेवल बेस भी वहां पे बनी हुई है। तो ये ऐसा आइलैंड है जो इन दोनों, मतलब हमारे लक्षद्वीप और उनके मालदीव के बीच में पड़ता है। तो वो लोग उसको क्लेम करते हैं, हम लोग मिनिको आइलैंड को क्लेम करते हैं। टेक्निकली अभी तो इंडियन जुरिस्डिक्शन में ही है, लेकिन टाइम टाइम पे डिबेट उठा करती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यही सेतु समुद्र में हुआ था कि उन्होंने यहाँ ड्रेजिंग की बात की कि इसको खोद देंगे, तो एनवायरमेंटलिस्ट तुरंत सीन में आ गए। उन्होंने कहा खोद तो दोगे, इसके एनवायरमेंटल इंपैक्ट आपको पता है कि कल को सुनामी अगर यहाँ पे जनरेट होती है तो अभी तो कम से कम यहाँ से रुक जाती है, तो सिर्फ तमिलनाडु को इंपैक्ट करती है। कल को क्या होगा, सुनामी या कोई भी ऐसा डिस्टर्बेंस होता है तो वो यहाँ से सीधा यहाँ तक इंपैक्ट करेगा, क्योंकि सी वेव्स के लिए फिर कोई
बैरियर नहीं बचेगा, ठीक है। ये यूपीएससी ने 2011 प्री में क्वेश्चन पूछा था, ध्यान रखिएगा, मैनग्रूव्स के ऊपर क्वेश्चन आया था। मैनग्रूव्स वो वनस्पति है, उस टाइप के पेड़ या पौधे पाए। तभी मैंने कहा साइंस एंड टेक में हमेशा जब पढ़ें तो एनवायरनमेंट को थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ें, क्योंकि सबसे ज्यादा यूपीएससी के पेपर में वेटेज अगर 2011 से लेकर 15-16 तक साइंस एंड टेक की रही थी। 25-25 क्वेश्चन पूछे गए थे उस टाइम पे, ठीक है। तो रिसेंटली एनवायरमेंट इकोलॉजी पे यूपीएससी का फोकस बढ़ता चला जा रहा है। उसका एक रीजन यूएफसीसी की सबमिट है, क्लाइमेट चेंज होना है, और बहुत सारे ऐसे रीजन है। जब से अभी रिसेंट वाली गवर्नमेंट आई है, इन्होंने कुछ ऐसे ग्लोबल फोरम्स पे कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे मैंने कल आपको बताया था, फ्रांस में जब पेरिस समिट हुई थी तो हमने इंटरनेशनल, आपको पता ही कौन सी सोलर अलायंस बनाई थी जिसके हेडक्वार्टर आपके गुड़गांव में है। तो ऐसे बहुत सारे काम हुए एनवायरनमेंट की फील्ड में। तो एनवायरनमेंट यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। एक एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट होता है कि आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, उसके एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या होंगे। तो कल को आप कहीं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में पोस्टेड हैं, आपके यहाँ पे कोई प्रपोजल लेके आया कि हमको एक फैक्ट्री लगानी है, तो आपको उसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करना पड़ता है, उसकी रिपोर्ट बना के भेजनी पड़ती है कि वातावरण को या हमारे एनवायरमेंट को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी, तभी वो प्रोजेक्ट ली। बिना उसके क्लियरेंस के कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आपको इस बारे में पता होना चाहिए, इसीलिए यूपीएससी ने इस पे फोकस बढ़ा दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि प्रोजेक्ट सेतु समुद्रम यही था, यहाँ ड्रेजिंग करना, उसको इसीलिए रोक दिया गया था बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल कंसर्न। जो 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था मैनग्रोव्स के ऊपर, वो ये था कि जो महाराष्ट्र का रीजन है, ठीक है, यहाँ पे जैतापुर नाम की जगह पड़ती है, यहाँ पे जैतापुर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी लगना था, फ्रेंच कंपनी अरेवा थी, ठीक है, उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन था। तो अगर वो न्यूक्लियर प्लांट लगता जैतपुर में, तो उसके आसपास के क्षेत्र में मैनग्रोव्स बहुत पाए जाते हैं। मैनग्रोव्स आर दोज वेजिटेशन विच आर सर्वाइविंग इन एस्ट्यूरी टाइप ऑफ थिंग, मतलब एस्ट्यूरी या डेल्टाइक रीजन में पाए जाते हैं, मतलब जहां पर लैंड और जो समुद्र का पानी है इसका मिक्सचर हो रहा, मतलब उसकी जो जड़ें होती हैं वो ऐसी होती हैं, आधी समुद्र में डूबी होंगी, आधी ऊपर निकली होंगी, दैट काइंड ऑफ द थिंग, ठीक है। आप कहोगे इसका फायदा क्या है? फायदा ये होता है यहाँ पे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, वो इतना रिच डाइवर्स वहाँ पे इकोसिस्टम क्रिएट कर देती हैं कि वहाँ अलग अलग तरह की स्पीसीज सर्वाइव कर सकती हैं। साथ साथ में अगर कोई साइक्लोन आ रहा है, कोई सुनामी आ रहा है, तो ये सी वेव्स को वहाँ पे तुरंत ब्लॉक कर देती हैं, यानी सुनामी के इंपैक्ट को कम करती हैं। और यही लाइन इन्होंने अपने ऑप्शन में पूछी थी, यही करेक्ट आंसर था कि मैनग्रोव्स की इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस तो है ही, साथ साथ में सिक्योरिटी कंसर्न से भी उसकी डिजास्टर मैनेजमेंट में भी बहुत क्रूशियल रोल है। नेचर ने अपने आप को प्रिजर्व करने के लिए कुछ ऑलरेडी बहुत सारे मैकेनिज्म बना रखे हैं, ठीक है, जिनमें से मैनग्रोव्स भी एक है। हर डेल्टाइक या एस्ट्यूरिक रीजन पे, आपको पता है डेल्टा और एस्ट्यूरी में अंतर क्या होता है, ये आप ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे, ठीक है। डेल्टा में सेडिमेंटेशन वगैरह होता है लुवियल सॉइल का, एस्ट्यूरी में क्या होता है, डायरेक्ट जो सॉइल होता है, मतलब जो वाटर या रिवर आ रही है वो डायरेक्टली गिर जाती है, डेल्टा फॉर्मेशन नहीं करती। लेकिन ये दोनों ही जो रीजन है इकोलॉजिकली बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। एस्ट्यूरी ज्यादातर आपको इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे मिलेगी और ईस्टर्न कोस्ट पे आपको डेल्टाज मिलेंगे, ठीक है। नर्मदा, तापी वगैरह सब एस्ट्यूरी बनाती हैं, लेकिन महानदी हो गई, कावेरी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, ये सारी नदियां आपकी डेल्टा बनाती हैं। सबसे क्रूशियल, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी बनाती है नदी? गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिलकर गंगा मेघना पद्मा मेघना सिस्टम बनाती हैं। ये दुनिया की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट और बिगेस्ट आपका डेल्टाइक एनवायरमेंट क्रिएट करती हैं, जिसको सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ सबसे ज्यादा मैनग्रोव्स मिलते हैं, और यही वो रीजन है जहाँ बंगाल रॉयल टाइगर भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया, ये थोड़ा सा हम एनवायरमेंट में चले गए थे। अगेन कमिंग बैक टू योर साइंस एंड टेक टॉपिक ऑफ सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स यहाँ पे क्या काम कर रही हैं? अर्थ मॉनिटरिंग कर रही हैं, ठीक है। तो मैंने कहा था व्हाट आर द लाइक, ये सब डिटेल में वैसे मेंस में पढ़ लेंगे, बस प्री पर्सपेक्टिव ही पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि सैटेलाइट किस तरह की हो सकती हैं, कितने तरह की हो सकती हैं। तो टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स या सैटेलाइट्स को अगर आपको ब्रॉडर क्लासिफिकेशन देनी है तो हम बेसिस किसको मानते हैं? डिपेंडिंग ऑन द फंक्शंस दैट दे आर परफॉर्मिंग, वो किस तरह के फंक्शन कर रहे हैं। इमेजिन कर लीजिए एक सैटेलाइट जो है वो सिर्फ मॉनिटरिंग का काम कर रही है, ठीक है, तो हम उनको अर्थ मॉनिटरिंग सैटेलाइट्स कहेंगे, ठीक है। एक सैटेलाइट है जो सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पज से डील करेंगी, वेदर मॉनिटरिंग कर रही है, सॉइल मॉनिटरिंग कर रही है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं जिसका सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो उनको हम एग्रीकल्चर रिलेटेड सैटेलाइट्स बोल सकते हैं। एक सैटेलाइट हो सकती है, इमेजिन करिए उनको सिर्फ एक ही काम दे दिया गया है कि तुम ऊपर जाके टंग जाओ, तुम्हारे ऊपर एक ट्रांसपोंडर लगा होगा, एक वर्ड होता है ट्रांसपोंडर। सैटेलाइट्स में एक डिवाइस लगा होता है। सैटेलाइट ऊपर गई है तो मजे के लिए तो गई नहीं कि ऊपर टंगी हुई है, कुछ काम होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, एक ऑब्जेक्टिव आपको बता दिया, तो यहाँ एक ट्रांसपोंडर लगा होता है, एक छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट टाइप का होता है, उसका एक ही काम होता है कि अर्थ से अगर कोई सिग्नल भेजा जा रहा है उसको कैच करना, प्रोसेस करना, ठीक है, और उसको प्रोसेस करके रिफाइन करके उसको वापस अर्थ पे भेज देना, ठीक है। अब आप कहोगे जब भेजना ही था, लेना ही था, तो सैटेलाइट की जरूरत क्या थी? सैटेलाइट की जरूरत ये थी कि वही चीज होती है, एक पत्थर आप यहाँ से उठा के फेंकोगे तो कहाँ तक जाएगा? 200-300 मीटर तक, बहुत ज्यादा चला गया तो ठीक है, लेकिन वही पत्थर अगर सैटेलाइट फेंक रही है तो वो यहाँ भी जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा। यानी एक इंफॉर्मेशन को अगर आप इस पॉइंट से आपको यहाँ तक पहुंचाना है तो आप इमेजिन कर लीजिए आपको अर्थ की ग्रेविटी और कहाँ कहाँ पे कितनी चीजें चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक सैटेलाइट टंगी है तो आपको सीधे यहाँ पे प्रोजेक्ट कर देना इन्फॉर्मेशन को और सैटेलाइट उसको यहाँ पे रिले कर देगी, ठीक है, दैट काइंड ऑफ द थिंग। तो
इन सैटेलाइटों का काम क्या होता है, ये कम्युनिकेशन के काम आती हैं, ठीक है। इमेजिन कर लीजिए कोई प्रोग्राम है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्लास हो रही है या यहाँ पे एक फंक्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, हम उसकी शूटिंग कर रहे हैं, तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद हम सैटेलाइट पे प्रोजेक्ट कर देंगे, और सैटेलाइट क्या करेगी, मतलब यहाँ पे कोई शूटिंग हो रही है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ बन रही है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, कुछ भी हो रही है, फिर हमने इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है, और यही इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे कोने पे भेज दी जाएगी वहाँ पे, तो इससे कम्युनिकेशन बहुत फीजेबल हो जाता है। इनको हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट का काम होता है, इसके कई पर्पज होते हैं। एक तो जैसे फॉर एग्जांपल सेल फोन्स, इंटरनेट टेक्नोलॉजी वगैरह में होता है इसका काम, है ना। कम्युनिकेशन पर्पज में इंटरनेट भी आएगा आपका, क्योंकि इंटरनेट क्या है, बेसिकली एक ऐसी सर्विस है जो आपका कम्युनिकेशन को फीजेबल बनाती है। कम्युनिकेशन सिर्फ बातचीत में नहीं आता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से बैठा बैठा यूएस के किसी फ्रेंड से अपने बात कर सकता हूँ, साथ ही साथ में इसके द्वारा भेजी गई किसी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता हूँ, साथ ही साथ में दुनिया के किसी कोने में किसी तरह की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उस तक पहुंच जाएगी। मतलब वॉर चल रहा है यूक्रेन में, वहां लोग शूट कर रहे हैं और उसको मैं लाइव यहाँ पे बैठ के देख सकता हूँ, बिना ये सैटेलाइट के संभव नहीं था। तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट में आएगा। कम्युनिकेशन सैटेलाइट में ही एक सब कैटेगराइजेशन और होता है एजुकेशन सैटेलाइट्स का। आपने एक वर्ड बार बार सुना होगा, एड्यूसैट। तो एड्यूसैट में एड्यू और सैट इन दोनों को अलग कर दीजिए, यानी एजुकेशन रिलेटेड सैटेलाइट्स, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जो विक्रम साराभाई थे, ठीक है, हमारे यहाँ का जो स्पेस प्रोग्राम था उसके जनक, याद रखिएगा इंडिया में दो ऐसे बड़े बहुत बड़े जुझारू लोग हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने हमारे, जिसको कहते हैं विजनरी थे। एक थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और एक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। इन दोनों के बारे में बस एक चीज आपको याद रखनी है कि जो होमी जहांगीर भाभा थे वो हमारे एटॉमिक जो प्रोजेक्ट है, जो न्यूक्लियर रिलेटेड काम है या एटॉमिक पावर प्लांट्स जो लगे, उनके पितामह इनको कहा जाता है, ठीक है। ही लेड विजन एंड द फाउंडेशन ऑफ द इंडियाज एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम, ठीक है। और जो विक्रम साराभाई हैं उनका ज्यादातर रिलेशन आपका रॉकेट और सैटेलाइट से होता है, ठीक है। इनफैक्ट जो इसरो वगैरह भी बनी थी उसका पहले कुछ नाम और था, 66 में, बाद में 69 में बदल के इसरो कर दिया गया, जो इंडिया का बेसिकली स्पेस प्रोग्राम था या इनिशियली जो रॉकेट छोड़े गए, इन सबसे रिलेशन किसका रहता है, डॉक्टर विक्रम साराभाई का रहता है। हालांकि दोनों पीएरसी कह सकते हैं उनको, सीनियर जूनियर वाला डिफरेंस था थोड़ा सा। अगर आप थोड़ा बहुत वेब सीरीज वगैरह पे एक्टिव रहते हैं तो एक बहुत अच्छा रॉकेट बॉयस नाम की एक वेब सीरीज पड़ी है, एक बार कोशिश करिएगा 2 सीजन में, उसको देखिएगा जरूर जब भी आपको फ्री टाइम मिले, इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी लाइक वेरी प्रॉक्सिमिटी में कोई बहुत ही एग्जाम लगा हो, जब भी फ्री टाइम में उसको देखिएगा। वो शायद इंडिया में पहली ऐसी सीरीज बनी जो उन्होंने स्पेसिफिकली साइंस एंड टेक से डील की है और बहुत डिटेल में इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को दिखाया उन्होंने, रॉकेट प्रोग्राम को भी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो होमी जहांगीर भाभा वाज रिलेटेड टू द स्पेस एटॉमिक पावर प्लांट्स, ठीक है। इंडिया में जैसे न्यूक्लियर बम को बनाना है, एटॉमिक बम को बनाना है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगे थे, होमी जहांगीर भाभा की देन है, ठीक है। और विक्रम साराभाई जो थे वो स्पेस साइंस से डील करते थे, ठीक है, सैटेलाइट्स। तो मैं क्यों बता रहा हूँ आपको कि जो इनिशियली जो सैटेलाइट जो हमारे यहाँ पे लॉन्च हुए थे उनको यही ऑब्जेक्टिव दिया गया था, एजुकेशनल सैटेलाइट का। अब हुआ क्या था कि विक्रम साराभाई और होमी जहांगीर भाभा में कंफ्लिक्ट हो गया था। विक्रम साराभाई जो थे ये गांधीयन प्रिंसिपल्स के आदमी थे, गुजरात से बिलोंग करते थे, गांधीयन प्रिंसिपल के थे। तो इनका ये मानना था कि साइंस एंड टेक का जो यूज है ये बेसिकली ह्यूमन लाइफ को बहुत ही ज्यादा सस्टेनेबल बनाने में, ह्यूमन लाइफ को फैसिलिटेट करने में किया जाए, मतलब पब्लिक वेलफेयर की चीजों को किया जाए, जिसमें एजुकेशन आता है, कम्युनिकेशन आता है, ठीक है, अच्छी अच्छी चीजें आती हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि होमी जहांगीर भाभा कह रहे थे बम बना के सबको उड़ा दो, नहीं। होमी जहांगीर भाभा जो थे वो थोड़े स्ट्रेटेजिक आदमी थे, ये उस पीरियड को बिलोंग करते हैं जिस समय हमारा चाइना से वॉर चल रहा था। और इन्होंने पंडित नेहरू को कई बार ये चीज बोली थी कि जो चाइना है वो अपने एटॉमिक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, वो भी न्यूक्लियर बम बना रहा है, यूएस बना चुका है, रशिया बना चुका है, और यूएस ने तो प्रोजेक्ट मैनहट्टन में आपको पता ही 1945 में उसका डिस्प्ले भी किया था, ठीक है। लिटिल बॉय फैट बॉय नाम के उसने 2 बम हिरोशिमा नागासाकी पे भी गिराए और दुनिया में डिक्लेयर कर दिया कि हम एक न्यूक्लियर शक्ति हैं। और इंडिया क्या कर रहा था, इंडिया ने 1955 में बेलग्रेड वगैरह में कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद में आपको पता है 1961 में यूगोस्लाविया में कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें हम लोग नॉन अलाइन मूवमेंट बनाते हैं। जब कभी इंटरनेशनल अफेयर पढ़ेंगे तब वहां पे जाएंगे, ठीक है। लेकिन बात ये थी कि जो नेहरू थे वो पीस को प्रमोट कर रहे थे, पीस को प्रमोट करना अच्छी बात है। अशोक ने भी जब बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया था तो ध्यान रखिएगा उससे अपनी मिलिट्री को डिसबैंड नहीं कर दिया था। अशोक ने बुद्धिज्म अपनाने के बाद भी बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं, भले ही कलिंगा वॉर की तरह इंटेंस नहीं होती थी, इस लेवल पे खून खराबा नहीं हुआ था, लेकिन उसने ये नहीं था कि अपनी पूरी इंटरनल सिक्योरिटी को डिसॉल्व कर ले कि अब सैनिकों की भर्ती नहीं होगी, ठीक है, हम सेनाओं को डिसॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि आप शांत हो, आपका पड़ोसी शांत नहीं बैठा है ना, आप गांधी हो सकते हो बट पाकिस्तान एंड चाइना नॉट द लैंड ऑफ गांधी, ठीक है। तो ये अगर आप बिल्कुल, उसका हमने रिपरकशन देखा भी था जब हमको इनिशियल इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, तो हमने पहला वॉर आजादी मिलते ही हमारा पाकिस्तान से हो गया, ठीक है। डायरेक्ट वॉर, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसने हमारी बाउंड्रीज में जम्मू कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की, ठीक है। हमने हालांकि उसको मैनेज कर लिया, हमारी आर्मी बहुत अच्छी रही हमेशा से, उनको बहुत ही मिनिमल या लिमिटेड रिसोर्सेज मिले तब भी उसमें बहुत इफेक्टिवली लोग काम कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन 62 में
हम पे चाइना चढ़ाई कर देता है। जब कभी इंटरनेशनल अफेयर फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे कि क्या वो इशूज़ थे, दलाई लामा के क्या उसमें रोल था, ठीक है, इंडो चीनी भाई भाई क्या चल रहा था वहाँ पे। लेकिन बस मुद्दा ये है, आपको पता होना चाहिए कि साइंस एंड टेक का इवोल्यूशन इंडिया में जो एक प्लान्ड वे में शुरू किया था इन लोगों ने, होमी जहांगीर भाभा ने एटॉमिक पावर प्लांट बनाने का रीज़न क्या था, ये सब साइंस टेक में आता है। तो ये सब फॉरेन पॉलिसी के चलते हुए हो रहा था। हमारी फॉरेन पॉलिसी उस समय ऐसी चल रही थी 61 में। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग हियर नाम, लेकिन नाम क्योंकि आपको याद रखना है, इस बार के यूपीएससी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हो सकता है प्री में भी आ जाए। अब आपसे क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा कि नैम की अभी जो 19 सबमिट हुई है वो कहाँ पे हुई है, ठीक है, अभी रिसेंटली सबमिट हुई है, एक अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, केनिया है, युगांडा है, कंपाला है, कहाँ पे हुई है, ठीक है, केनिया, मतलब मिडिल अफ्रीका की कंट्री, कोई सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है, एक्सट्रीम नॉर्थ में नहीं है, एक्सट्रीम साउथ, मिडिल अफ्रीका में ही कहीं हुई है। तो आप ढूंढिए, उसको सर्च करिए। तो नैम की सबमिट जो है 3 साल में लगभग एक बार होती है, ठीक है। बीच में नैम सबमिट थोड़ी ऊपर नीचे होने लगी थी। नैम में जो है यूनाइटेड नेशन के बाद सबसे बड़ा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसकी शुरुआत में मतलब जब ये स्टार्ट हुआ था, इसके फाउंडिंग जो मेंबर्स थे, फाउंडिंग फादर्स, उसमें जवाहरलाल नेहरू का बहुत क्रूशियल रोल था, क्योंकि वहाँ पे जो वर्ल्ड है 2 टुकड़ों में बट गया था, बाइपोलर वर्ल्ड हो चुका था। कुछ लोग सोशलिस्ट कंट्री के साथ थे और कुछ लोग आपके कैपिटलिस्ट कंट्री यानी लेड बाई अमेरिका के साथ थे। तो हम लोगों ने मध्यम मार्ग बुद्ध का अपनाया हमेशा की तरह कि हम ना इधर है ना उधर है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, अगर आपको मलाई मिलती है तो दोनों ओर से मिल जाती है। हम उससे भी बार्गेन कर रहे थे, इससे बार्गेन कर रहे थे, बट एक दिक्कत होती है जब हमको एक लोग जूता मारते हैं तो दूसरा बचाने नहीं आता है, ठीक है। वो ये कहता है कि भैया तुम तो बीच वाले हो, तुम्हारा तो कोई रोल ही नहीं है, तुम इधर भी नहीं उधर भी नहीं, तो तुम्हारी साइड हम क्यों लें, ठीक है। तो हमारे साथ 62 में कुछ हुआ था, हालांकि यूएस ने हमको सपोर्ट किया था, बहुत सारी चीजें हुई थी। 71 में हमको रशिया ने सपोर्ट कर दिया था, लेकिन हम लोग कुछ स्ट्रेटेजिक विजन लेकर नहीं चल पा रहे थे। इस सिचुएशन में होमी जहांगीर भाभा का ये कहना था कि why India is not working on its nuclear program. होमी जहांगीर भाभा वाज द फाउंडर ऑफ इंडिया, जो हम हमारा 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम चलता है, ये उसके फाउंडर थे, ठीक है। और इस बात से यूएस इतना डरा हुआ था कि होमी जहांगीर भाभा भी बम बना डालेंगे, ये कर डालेंगे, कि अब एलिगेशन है, अब तो रिवील हो चुकी है, तो बोलने में कुछ ऐसी शर्म नहीं रह गई है कि डायरेक्ट सीआईए का इन्वॉल्वमेंट था। होमी जहांगीर भाभा का जो एरियल असैसिनेशन हुआ था, वो किसी रशिया या कहीं की समिट में जा रहे थे और उनको मरवा दिया गया था। साराभाई भी ऐसे ही परिस्थितियों में मरे थे। हमारे जो भी लीडिंग साइंटिस्ट थे वो बड़े अजीब से सर्कमस्टेंसेस में मरे हुए पाए गए, चाहे होमी जहांगीर भाभा हो साराभाई हो। अब खुल के चीज़ें कहीं नहीं जाती थी, लेकिन सबको पता है 20-30 साल हो गए, इतनी कोई पुरानी बात नहीं है ये, ठीक है। लेकिन ये वो लोग थे जो फाउंडिंग थे, जो फाउंडिंग पीपल थे, जो फोर फादर्स थे आप कह सकते हैं, विजनरी पीपल थे। तो एड्यूसेट की हम बात कर रहे थे। तो एड्यूसेट पे अगर क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखिए, यहाँ होमी जहांगीर भाभा का रोल नहीं है, क्योंकि वो एटॉमिक पावर प्लांट की बात कर रहे थे, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात कर रहे थे। लेकिन हाँ, विक्रम साराभाई, अब विक्रम साराभाई गांधीयन थे, तो विक्रम साराभाई उनकी मीटिंग होती है, तो होमी जहांगीर भाभा कहते हैं कि भैया क्या कर रहे हो स्पेस साइंस में। तो उन्होंने बताया हमें सैटेलाइट बनाने, वो बनाने। तो होमी जहांगीर भाभा बोले बहुत अच्छा काम है, एक काम करो, सैटेलाइट में ऐसे ऐसे ट्रांसपांडर लगाओ जिससे हम इफेक्टिवली जो है दूसरी कंट्रियों की सर्विलेंस कर सकें, या ऑब्वियस सी बात है इंडिया के कुछ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है जिनको हम परस्यू कर सकें, ठीक है। तो विक्रम साराभाई बोले कि नहीं, अगर हम ये सब करेंगे तो यूएस हमको पहले ही बैन कर देगा, तो हमें उन फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए जहां पर यूएस या कोई भी, जैसे यूएन हो गया, यूएस हो गया, कोई भी इंटरनेशनल बॉडी है कंट्री के अलावा, वो हम पे किसी तरह का बैन या रेगुलेशन न लगाएं। तो अगर हम सैटेलाइट्स बना रहे हैं, तो हम अगर ये कह देंगे कि हम मॉनिटरिंग के लिए बना रहे हैं, हम सर्विलेंस के लिए बना रहे हैं, तो लोग पहले हमारी सैटेलाइटों को गिरा देंगे या हमको टेक्नोलॉजी नहीं प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी में उतने आगे नहीं थे उस समय, वी वर डिपेंडेंट एंड रिलायंट ऑन रशिया और यूएस, क्योंकि ये लोग टेक्नोलॉजिकली हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस थे। क्योंकि ऑब्वियस बात है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सबसे ज़्यादा फायदा आपको पता है ब्रिटेन के बाद अगर यूरोपियन कंट्रीज को मिला है तो यूएस को मिला है, ठीक है। और यूएस को क्यों मिला है कि यूएस ऐसा बदमाश देश रहा है हमेशा से। उसने क्या किया है कि किसी युद्ध में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं करता था। जब कहीं लड़ाई हो रही होती तो वो दोनों पार्टीज को वेपन भेजता था और उसकी वेपन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमेशा प्रॉस्पर की थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, ये दोनों पार्टीज को इसने आर्म सप्लाई की थी। सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, इसने दोनों साइड को आर्म सप्लाई किए। तब तक किए जब तक जापान ने इसके पर्ल हार्बर पर अटैक नहीं कर दिया। जब इसने पर्ल हार्बर पर जापान ने अटैक किया तब इसने यूएस वहां पे वॉर में घुसा था, वरना ये इसने हमेशा, इसका यूएस का हमेशा से यही कहना रहा है। अभी आप इंटरनेशनल अफेयर पढ़ेंगे वहां पर भी यही रूल आएगा, दो कंट्रीज को लड़ाओ, दोनों को हथियार बेचो। वो इंडिया को भी हथियार बेचता है, पाकिस्तान को भी हथियार बेचता है, और कभी वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पीस नहीं आने देगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात जसवंत सिंह कह चुके हैं। जसवंत सिंह जो बीजेपी की, जो अटल बिहारी की रेजिम थी उस पीरियड में फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। तो एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वहां उन्होंने सीधे बोल दिया था कि आप नाटो को लेकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्यों घुसना चाह रहे हैं, कि वाई यू आर कोएर्जिंग अस टू ज्वाइन नाटो। नाटो का काम क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो अपने अटलांटिक में रहो, इंडियन ओशन में क्यों घुस रहे हो, ठीक है। लेकिन ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी इंडो पैसिफिक की बात हो रही और यूएस बार बार अपने शिप्स लेके हमारे इंडियन ओशन में घुस रहा है। चाइना तो घुस ही रहा था, तो ये सारी चीजें हैं। एनीवे, अब आप ये देखिए कि डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, उन्होंने होमी जहांगीर भाभा से कहा कि हम ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट का यूज स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें एड्यूसेट बनानी है, एजुकेशनल सैटेलाइटें बनानी है। यानी हम ये दुनिया को दिखाएंगे कि हमारी सैटेलाइट्स का ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन को प्रमोट करना। तो उसी समय टीवी वगैरह
आने शुरू हो गए थे, आपको पता है, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में ही आते थे। कलर टीवी वैसे कब आए थे? इंडिया में जब एशियन गेम्स हुए थे 1982 के आसपास, ठीक है, तो इंदिरा गांधी की ये विजन थी कि लोग अपने घरों में बैठ के स्पोर्ट्स को जो है कलर टीवी में देखें। तब कलर टीवी को इंडिया में मास लेवल पे लॉन्च किया गया था, ठीक है, उससे पहले ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करते थे। लेकिन जब इनिशियली टीवी बने थे तो उनका एक ही ऑब्जेक्टिव था, द ऑब्जेक्टिव वाज एजुकेशन। दूरदर्शन आता था, दूरदर्शन जब चैनल है बिल्कुल कोई देखना भी नहीं पसंद करता है, तो उस समय दूरदर्शन था, उस समय ये सेटेलाइट चैनल ये सब तो आते नहीं थे। तो उनसे क्या किया जाता था, कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम चलाए जाते थे, कृषि संबंधी प्रोग्राम चलाए जाते थे, क्योंकि इंडिया वॉज एग्रेरियन कंट्री। तो इनके दो ही ऑब्जेक्टिव थे। हमारे यहाँ लिटरेसी रेट बहुत कम था उस समय, तो उनका ये था कि हर, देखिए दिल्ली में कोई बड़ा टीचर या प्रोफेसर है, ठीक है, तो वो तमिलनाडु के गांव में या नॉर्थ ईस्ट के गांव में जाके तो नहीं पढ़ा सकता है। तो उन्होंने क्या किए थे, आपने अगर आप छोटे होंगे, आप 1980s या 90 से बिलोंग करते होंगे, आपकी बर्थ वहाँ होगी, तो छोटे पर आपने कुछ प्रोग्राम देखे होंगे, दूरदर्शन पे आते थे, तरंग और ये सब आते थे। तो ये लोग 2-2 3-3 घंटे के जो यूजीसी के प्रोफेसर होते हैं, उनकी क्लासेस को, आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस चलने लगी, तब ये नहीं थी फैसिलिटी, ठीक है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई थी उस समय, डेवलप की आई भी नहीं थी बेसिकली उस फॉर्म में, ठीक है, अपने एम्ब्रॉयनी की स्टेज में थी बिल्कुल, ठीक है। लेकिन होता है कम्युनिकेशन आ चुका था, सैटेलाइट्स बन चुकी थी, तो हम सैटेलाइट का प्रयोग करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल न्यू दिल्ली में यूजीसी वाले जो हैं एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते हैं, ठीक है, एक क्लास वहां पे कंडक्ट हो रही है, उस क्लास को रिकॉर्ड किया जाता था और उस क्लास का ब्रॉडकास्टिंग या जो रिले होता था वो इंडिया के, मतलब ये जो ब्रॉडकास्टिंग चैनल है दूरदर्शन है, इसके मीडियम से, घर घर में टीवी था, टीवी को इसीलिए गवर्नमेंट प्रमोट करा रही थी, सबके पास नहीं था, लेकिन हर गांव में बताते हैं एक टीवी तो होता ही था, और पूरा गांव इकट्ठा होकर बाहर चौपाल में बैठ जाता था देखने के लिए, ठीक है। तो उसके दो ही ऑब्जेक्टिव थे, एक तो था बच्चों को एजुकेट करना, दूसरा था क्योंकि इंडिया एक एग्रेरियन कंट्री है, ज्यादातर लोग यहाँ पे कृषक या किसान हैं, तो उन लोगों को मौसम संबंधी या फिर कृषि संबंधी चीजें कैसे पहुंचाई जा सकें, ठीक है। आपको पता ही होगा 1969 का पीरियड एक और चीज के लिए जाना जाता है, 1966 से 69, जिस टाइम पे इंडिया का, मैंने देखिए हमेशा कहा सब्जेक्ट्स को इंटरलिंक करके पढ़िए, तो चीजें समझना बहुत आसान होगा और आपको हर चीज का ऑब्जेक्टिव पता होगा और चीजें आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसे फैक्चुअली बताना शुरू कर दूं तो आप रटने लगेंगे, लेकिन आप चीजों को लिंक करेंगे तो चीजें हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएंगी, ठीक है। 66 वाज द पीरियड ऑफ ड्राउट, 1966, 65, 64, इन 3 सालों में जो हम लोग पाकिस्तान से युद्ध लड़ रहे थे, हमारा बेसिकली फर्स्ट इंडो पाकिस्तान वॉर उसको आप कह सकते हैं, 48 वाले को काउंट नहीं किया जाता, ठीक, वो इंट्रूजन था बेसिकली, ठीक है। वॉर प्रॉपर यही था। लाल बहादुर शास्त्री उस समय थे, इंडिया के पीएम थे, जो 2 साल में 60, उनका पीरियड 64 से 66 रहा, उसके बाद इंदिरा गांधी आ गई 66 में। अब इंदिरा गांधी और शास्त्री जी में एक बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस था। शास्त्री जी थे वो हाईली गांधीयन प्रिंसिपल्स के आदमी थे, ठीक है, मजबूरी में उन्हें युद्ध लड़ना पड़ गया उस समय, ठीक है, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया वहां पे, ठीक है। लेकिन इंडिया उस समय सूखे की मार झेल रहा था, ठीक है, हमारे यहाँ पे भारी मात्रा में ड्राउट आ गया था। तो बताते हैं, मतलब अगर आपने कभी कुछ ऐसा फॉलो किया होगा आपको पता ही होगा कि शास्त्री जी का एक सोल्यूशन उन्होंने दिया था कि हम लोग एक टाइम खाना शुरू कर दें, हम लोग 2 टाइम खाना खाते हैं तो 1 टाइम खाएं, कंजप्शन कम होगा उससे, ठीक है, तो हम लोग इस चीज को, चुनौती को झेल सकते हैं, ठीक है। दूसरा उन्होंने सॉल्यूशन दिया कि हफ्ते में एक बार आप व्रत रहना शुरू कर दीजिए। क्या आप इनको साइंटिफिक सॉल्यूशन की कैटेगरी में रख सकते हैं? अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे काउंटर, मतलब एक चीज होती है तो काउंटर करिए, कहिए भगवान ने जैसा कर दिया चलो उसे झेलते हैं, दैट काइंड ऑफ द थिंग। तो जब इंदिरा गांधी पीएम बनती हैं तो वो एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ आती हैं। वो MS स्वामीनाथन नाम का एक व्यक्ति था, उनको कंसल्ट करती हैं और कहती हैं हमको भारत में एक क्रांति करनी है, ठीक है, एक ग्रीन रेवोल्यूशन करना है, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या होगा, जो हमारे पारंपरिक कृषि के तरीके हैं, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर मॉडल हैं, उनको थोड़ा सा मॉड्यूलेट किया जाए, उनको थोड़ा सा चेंज किया जाए, और अब हमको क्या करना है कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर खेती को करना है। ये आपका ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का और साइंस एंड टेक का बहुत रेलेवेंट टॉपिक पड़ जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि अब ग्रीन रेवोल्यूशन 2 और 3 की बातें हो रही हैं, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बातें हो रही हैं, ठीक है, वो हम आगे साइंस एंड टेक में पढ़ेंगे, अभी हम बेसिक स्पेस प्रोग्राम पे चल रहे हैं, ठीक है, तो वहीं पे थोड़ा सा रहते हैं। तो इंदिरा गांधी ने जब MS स्वामीनाथन से कंसल्ट किया और ग्रीन रेवोल्यूशन की बातें हुई, तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या करना था इनको कि एग्रीकल्चर के ट्रेडिशनल मीन्स को चेंज करके मॉडर्न मीन्स पे ले जाना था। यानी खेती जो पहले फावड़े से, कुदाल से होती थी, उसकी जगह ट्रैक्टर से होगी। जो बीज हम यूज कर रहे थे उन बीज को हम HYV सीड्स यूज करेंगे, अब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ठीक है। वो बीज जो थोड़े बहुत जेनेटिकली इंजीनियर थे और बहुत ही उच्च गुणवत्ता की फसल को पैदा करते थे। फिर एक प्रॉब्लम थी हमारे पास इरिगेशन की, ठीक है। पहले हमारी जो खेती थी वो बेसिकली मानसून बेस्ड हुआ करती थी कि बारिश होगी तो खेत सींच जाएंगे, ठीक है। या क्या हो रहा था कि हम खेती वहां करते थे जहां से कोई नहर, नाला या नदी निकल रही तो बाल्टियों से, या फिर आपने गांव में देखा होगा मेढ़ा वेड़ी बनाते हैं, कुछ ऐसे लाइन करके चैनल्स बनाते हैं, खींचते हैं, वो नदी का पानी जो है बैंक वगैरह से खींच के खेतों में ले आते हैं। लेकिन कितना खेत सींच लोगे? अब गन्ने को बहुत पानी चाहिए होता है, राइस के जो पैडी फील्ड्स होते हैं उनको भी बहुत पानी चाहिए होता है, तो बाल्टी से, कुएं से निकाल के तो नहीं कर पाओगे। अच्छा, जब आप ये सब पढ़िएगा तो कई बार यूपीएससी ने मेडिवल फेजेस, मेडिवल ईयर से कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, एशियंट से कुछ पूछना है, द मीन्स ऑफ
इरिगेशन, ठीक है। एक क्वेश्चन यूपीएससी में बार बार है, वो कुछ जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां आपको जब भी ऐसा टर्म मिले, बस मैं इसलिए थोड़ा सा पॉइंट कर रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, कि वो लोग कुछ व्हील्स लगाते थे, पर्शियन व्हील होता था, ठीक है, कुएं से पानी निकालने का तरीका था, खेती के तरीके थे। तो इस टाइप का कोई भी वर्ड आपको मिले, एंशिएंट हिस्ट्री या मेडिवल पढ़ते हो तो उसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे, ये प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एनीवे, इंदिरा गांधी ने ये कहा कि हमको इरिगेशन के तरीके बदलने होंगे, तो हमने क्या किया, पंप यूज करना शुरू किए, ट्यूबवेल यूज करना शुरू किए। आपको पता ही है राजस्थान वगैरह से, हरियाणा से कनेक्ट होती, राजस्थान तक जाती है, क्योंकि राजस्थान का एरिया आपको पता है कैसा है, अरावली रेंज जो ऐसे ऐसे करके निकली हुई है, उसका जो ईस्टर्न रीजन है ये तो फर्टाइल है, जमीन भी अच्छी है, क्योंकि नदियां यहाँ पे बहुत अच्छी ड्रेन कर रही हैं। और दूसरी बात क्या है, डेजर्टिफिकेशन वेस्टर्न साइड तक ही सीमित है, लेकिन जो वेस्टर्न साइड है, जैसलमेर का है, उधर का रीजन है, वो पूरा सैंडी है, आपको पता ही है, वहाँ पे आपकी ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट भी उधर पड़ती है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जो चैनल है, आप उसकी लोकेशन बार देखिएगा कहां से कहां तक जाती है। उनका ये काम था कि हम एक चैनल बनाएंगे, जो हरियाणा पंजाब से उन्होंने बांध बनाया, फिर वहां पे आपको पता ही है भाखड़ा नगर डैम बना, वहां से पानी को ड्रेन किया गया और उस पानी को खींचते हुए उनको राजस्थान तक लाना था, ठीक है, राजस्थान गुजरात सब ऊपर लाना था, ताकि हर किसी को ये इरिगेशन चैनल का फायदा मिल सके। तो ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज ऑल अबाउट मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर बाय यूजिंग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो ये आपका ग्रीन रेवोल्यूशन हो रहा था। अब समझिए इसका एड्यूट सेट से क्या मतलब है, या फिर इसका जो आपकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है इनसे क्या मतलब है। क्योंकि जो सैटेलाइट जा रही थी, ठीक है, इंदिरा गांधी ने ये प्रोग्राम किया, इंदिरा गांधी कैनाल बनाया, ठीक है, या हम खेती के तरीके बदल रहे हैं, हम बीजों को बदल रहे हैं। एक और कॉन्सेप्ट आता है एनपीके फर्टिलाइजर का, ठीक है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटैश, उसका रेशियो आपको पता ही है, नहीं पता है तो ढूंढिए और उसके आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। ये क्वेश्चन कई बार प्री में पूछा गया। तो हम जो, आपको पता है पहले हम लोग खेती कैसे करते थे, हम बायो फर्टिलाइजर ज्यादा यूज करते थे, फिर से इस पे आ जाएंगे, जेड बी एनएफ की बातें चल रही हैं क्योंकि, ठीक है। तो पहले हम लोग ऑर्गेनिक मैन्यूर यूज करते थे, जैसे हर किसान के पास जानवर होते थे, तो उससे जो काउडंग वगैरह हो गया, जानवरों का जो गोबर वगैरह हो गया, उसमें थोड़ा सा उसको डिकम्पोज वगैरह करके उसको खेतों में डाल देते थे। लेकिन ये उतना उपजाऊ नहीं था, तो सरकार ने कहा अगर आपको बड़े पैमाने पर खेती करनी है, ठीक है, हालांकि उसके रिपरकशन अब झेल रहे हैं, ठीक है, जो पूरा उधर हरियाणा का रीजन है या आपका जो वेस्टर्न यूपी का रीजन है, यहाँ का सॉइल इनफर्टाइल होता जा रहा है, क्योंकि इतनी भारी मात्रा पर एनपीके हमने यूज कर दिया कि सॉइल की सारी फर्टिलिटी आपने एब्जॉर्ब कर ली। लेकिन उस समय चीजें अलग थी, उस समय हमारी जो खेती हो रही थी उसमें साइंटिफिक प्रिंसिपल्स नहीं थे। साइंटिफिक प्रिंसिपल ये कहता था कि जमीन में ऑर्गेनिक मैन्यूर की बजाय अगर हम सीधे एनपीके फर्टिलाइजर डालें, यानी सीधे उसमें नाइट्रोजन डालें, फास्फोरस डालें, पोटैश डालें, तो ये सब प्लांट्स के लिए बहुत न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, तो फसल भी अच्छी होगी, ठीक है। तो ये सब साइंटिफिक प्रिंसिपल थे। तो ये सब तो पॉलिसी दिल्ली में बन रही थी। लेकिन एक बात बताइए, असम का कोई किसान है या तमिलनाडु का किसान है, महाराष्ट्र का किसान है, उसको इन्फॉर्मेशन कैसे पता चलेगी। उसको इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए हमने अलग अलग चैनल्स बनाए, दूरदर्शन वगैरह बनाए, उस पर कृषि आयोजित कार्यक्रम होते थे और उनको जानकारी दी जाती थी कि देखो भैया सरकार की ओर से खेती में ये सब्सिडी दी जा रही है, आपको सब्सिडाइज बेसिस पे ट्रैक्टर मिल जाएगा, बैंक चले जाओ लोन मिल जाएगा। पहले बैंक वाले लोन नहीं देते थे किसानों को, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर बैंक्स प्राइवेटाइज थे। तो इंदिरा गांधी 1969 में क्या करती हैं, उठा के 14 बैंकों को नेशनलाइज कर देती हैं, और 1979 1980 आते थे, उन्होंने 6 बैंकों को और नेशनलाइज कर दिया। तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक का कॉन्सेप्ट इसीलिए आया था कि बैंकों को सरकार अपने अम्ब्रेला में, अपने एम्बिट में ले ले और उनको बात ही करे कि दे शुड बी डूइंग प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जिसमें 40% जो लोन है वो एग्रीकल्चर या खेती किसानी में दिए जाए। क्योंकि ये लोग क्या करते थे, बिजनेसमैन को तो दे देते थे लोन, फैक्ट्री वालों को, इंडस्ट्री वालों को देते थे, लेकिन कोई किसान जाता तो उसको मना कर देते थे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का कॉन्सेप्ट लगाते हुए बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइजेशन का एक ही कॉन्सेप्ट था कि ग्रीन रेवोल्यूशन को फैसिलिटेट करना, ताकि खेती किसानी करने वाले लोगों को भी बैंक आसानी से लोन दे, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, हैंडीक्राफ्ट, इन सब वालों को भी लोन दिया जा सके, ठीक है। दैट काइंड ऑफ, ये इंदिरा गांधी के साइंटिफिक सॉल्यूशन थे। तो ये सब आप इकोनॉमिक्स में और ज्योग्राफी दोनों जगह पे बार बार पढ़ते हैं, और साइंस में भी थोड़ा बहुत इसका टच आता है। वो क्यों आता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम ZBNF, ठीक है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की बात करेंगे। क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के फायदे तो बहुत थे, लेकिन 30 या 40 सालों के बाद में हमें ये रियलाइज हुआ कि जब हमने कैनाल्स बनाए, हमने ट्यूबवेल से पानी को सोखना शुरू किया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमने जमीन से पूरा, अब पता ही, पानी भी खींच डाला और उसकी पूरी फर्टिलिटी भी खींच डाली। एनपीके के बार बार के यूज करने से, भारी मात्रा में खेती किसानी करने से जो जमीन थी वो बंजर होने लगी है। तो एक सुभाष करके, एक सुभाष पालेकर करके एक बंदा, उसका नाम सर्च कर लीजिएगा, महाराष्ट्र के हैं, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, इनिशियली वहीं से आया था, खेती पहले से होती थी, उन्होंने इसको थोड़ा सा कहते नहीं नई पैकेजिंग की। उन्होंने कहा हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग करते हैं, यानी प्राकृतिक रूप से, जैसे आज की डेट में फसलों को बचाने के लिए, पेस्ट वगैरह से बचाने के लिए क्या यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड यूज करते हैं, जैवनाशक जिसको बोलते हैं। वो देखा होगा किसानों को पीछे बोरी बोरी या कुछ पंप बांधते हैं, फिर मास्क लगाते हैं, ऐसे करके छिड़काव करते हैं, ठीक है।
तो ये जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का छिड़काव वो आप फसलों पे करते हैं जिससे उनके पेस्ट मर जाएं, ये फसल आपकी बर्बाद ना करें, वो तो ठीक है, पेस्ट तो मरते हैं, लेकिन साथ साथ में इसका इम्पैक्ट उस फसल पे भी पड़ता है। और जब हम उस फसल को कंज्यूम करते हैं तो हमारे अंदर बायो एक्यूमुलेशन हो जाता है, यानी वो जो जहर है हमारे अंदर जा रहा है, वो जहर हम भी खा रहे हैं। पेस्ट तो मर गए, अगर पेस्ट मर सकते हैं तो इंसान भी तो मर सकता है, तो ये सारे पॉइजन हम ले रहे थे। तो इसका सोल्यूशन ये दिया गया कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जब की जाएगी तो वहां पर हम किसी तरह की ना तो एनपीके फर्टिलाइजर का यूज करेंगे, क्योंकि ये किसानों पर भी एक तरह से एक रेवेन्यू वगैरह से रिलेटेड भी प्रेशर क्रिएट कर रहा था, उनको लोन देना पड़ा, लोन ले तो लोगे बैंक से, चुकाना भी तो पड़ेगा, फार्मर सुसाइड भी बढ़ती थी इसी चक्कर में चलते हुए, ठीक है। और साथ ही साथ में क्या हो रहा था, सॉइल की फर्टिलिटी भी जा रही थी। तो इन्होंने कहा कि इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड की जगह पे आप नीम कोटेड यूरिया का यूज करें। 2015 यूपीएससी प्री ने नीम कोटेड यूरिया पे डायरेक्ट प्री में क्वेश्चन पूछा था, तो ये मत सोचिएगा जो मैं आपको कहानी बता रहा हूं ये फालतू में है, ठीक है। प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं, ठीक है। नीम कोटेड यूरिया का यूज क्या था, आपका इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड को रिप्लेस करना। उसके लिए 2015 में पॉलिसी भी बनी थी, उसको रिसेंटली अमेंड भी किया गया, उसके बारे में पॉइंट्स वगैरह देख लीजिएगा थोड़े से, ठीक है। तो ये तो हो गया वहां पे, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो आप एनपीके फर्टिलाइजर यूज करते हैं इसकी जगह पे आपको क्या यूज करना है, जीवामृत वगैरह यूज करना है। उसमें कुछ नहीं करना है, जो गाय का गोबर होता है उसमें कुछ चीजों को मिलाया जाएगा, मल्चिंग की जाएगी उसकी, उसको रखा जाएगा, बायो मैन्यूर बनाया जाएगा, उसको यूज किया जाएगा। एक आदमी का नाम आपने सुना होगा, कैप्टन गोपीनाथ का, उनके ऊपर साउथ में बहुत अच्छी मूवी भी बनी थी, उसका रीमेक भी बनाया जा रहा है। तो कैप्टन गोपीनाथ जो थे ये हालांकि डेक्कन एयरलाइंस वगैरह से डील करते हैं। इन्होंने आपने गवर्नमेंट की एक स्कीम सुनी होगी, उड़े देश का आम नागरिक, उदय योजना। वो ये कहती थी कि जो हैवी मतलब एयरप्लेन्स वगैरह होते हैं उनकी टिकट जो होती हैं बहुत अनअफोर्डेबल होती हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो जो कैप्टन गोपीनाथ थे इनका कॉन्सेप्ट ये था कि इन्होंने कुछ छोटे प्लेन्स बनाए। इन्होंने कहा हम कुछ ऐसे छोटे प्लेन बनाएंगे जहां पे 1 रुपए में लोगों को एयर की यात्रा कराएंगे, जो इकोनॉमिकली फीजेबल नहीं था। लेकिन जो उड़े देश का आम नागरिक है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी भी रिसेंटली आई थी, वो कैप्टन गोपीनाथ भी उसमें इन्वॉल्व थे। अभी गोपीनाथ का नाम क्यों लिया आपको बता दूंगा, ठीक है। तो कैप्टन गोपीनाथ को इन्वॉल्व किया गया था उस स्कीम मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में, और ये कहा गया था कि 1 रुपए में तो यात्रा नहीं पॉसिबल है, लेकिन हाँ अंडर 2000 और 3000 हम लोगों को, जो आज की डेट में 10,000 15,000 फ्लाइट की टिकटें हैं, उनको हम कम करके कुछ गवर्नमेंट की ऐसी फ्लाइट चलेंगी जिसमें हम थोड़ा सा पैसे वैसे का ध्यान रखें, कम पैसे में लोगों को एयर की फ्लाइट तो करा ही दें कम से कम, ठीक है। तो ये जो कैप्टन गोपीनाथ थे, जब ये फ्लाइट वाले बिजनेस में आए तो इससे पहले ये जेडबीएनएफ के क्षेत्र में भी काम कर चुके हैं। इन्होंने अपने गांव में कुछ ऐसे वॉशरूम्स या कुछ ऐसे पब्लिक टॉयलेट्स बनवाए जहां लोगों को, जैसे आज की डेट में पब्लिक टॉयलेट यूज करते तो वहां 2 या 5 रुपए आपको पे करना पड़ता है। और इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट लाया अपने विलेज में, बहुत ही अच्छा मॉडल था। इन्होंने कहा कि आप आइए हमारा टॉयलेट यूज करिए और हम आपको उसके लिए पैसे देंगे। वो क्यों करते थे कि जब लोग उसको यूज करते थे तो इस डंग को या इस एक्सक्रीटा को, इस वेस्ट का यूज वो बायो मैन्यूर बनाने में करते थे। और उन्होंने वहां पे अपने गांव में पूरा खेती का कॉन्सेप्ट ही बदल दिया, इसी मैन्यूर का यूज करते थे। इसलिए मैंने कैप्टन गोपीनाथ का नाम लिया था, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो एजुसैट या एजुकेशनल सैटेलाइट्स फॉर ऑल अबाउट रिलेइंग एजुकेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द कॉमन मैन, टू द पीपल हु वर लाइक स्प्रेडेड ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है, उनको वो बनाने के लिए। अब एजुसेट के बाद में आपको पता है फिर हमने कम्युनिकेशन के क्षेत्र में काम करना शुरू किया, ठीक है, टेलीफोन्स वगैरह आने शुरू कर गए। तो सैटेलाइट का काम ये भी हो गया कि आप अरुणाचल प्रदेश में बैठे हो, आप मणिपुर में बैठे हो, आप तमिलनाडु में बैठे हो, किसी भी एक्सट्रीम पॉइंट पे बैठे हो, तो वहां से बैठे आप दिल्ली में कॉल कर सकते हो, और यहाँ से इंडिया से बैठे बैठे आप यूएस में कॉल कर सकते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक सैटेलाइट जैसी चीज आपके ऊपर तैर रही है, ठीक है, तो ये इन चीजों को बहुत आसान कर देती है। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज अर्थ, और यहाँ पे एक सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ठीक है, और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आपने यहाँ से फोन पे बात की, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ रिले हुई और यहाँ पे बैठा हुआ आदमी उसको कैच कर लेता है, ठीक है। अभी जो सैटेलाइट है ये पृथ्वी के चक्कर काट रही है, ऑब्वियस सी बात है, तो किसी ऑर्बिट में चक्कर काट रही होंगी। तो 2 वर्ड आते हैं बार बार जिन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक होता है जियो स्टेशनरी और दूसरा होता है जियो सिंक्रोनस। क्योंकि सैटेलाइट उसको कहीं पर थोड़ी टांग दोगे कि तुमने यहाँ से छोड़ी, पता चला 15-20 किलोमीटर ऊपर गई, टंग गई हवा में, अपने अपनी टंग जाती है। एक ऐसे ऑर्बिट को हमको प्लेस करना पड़ता है जहां पर जो सैटेलाइट की जो स्पीड है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है, वो देखिए कोई चीज जब ऊपर जा रही है तो अर्थ की ग्रेविटी उसको नीचे भी खींचेगी, तो आपको मिनिमम इतनी स्पीड बना के रखनी है, ठीक है, कि आप अर्थ की जो ग्रेविटी है उसको बीट कर ले जाएं, आप नीचे गिर के क्रैश ना हो जाएं, ठीक है, इतने लेवल पे तो उसको ले ही जाना है। तो उसके लिए हमने ऊपर जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहां पे हमने 2 ऑर्बिट्स को ढूंढा, ठीक है, एक होता है जियो स्टेशनरी, एक होता है जियो सिंक्रोनस। बस मोटा सा एक बेसिक डिफरेंस समझिए, क्योंकि प्री में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो जियो स्टेशनरी होता है, ठीक है,
उसका ऑर्बिट कुछ ऐसा होगा, वो इक्वेटर के चक्कर काट रहा होता है, और जो जियो सिंक्रोनस होता वो भी यही है, बस उसका थोड़ा सा एसेंट्रिक एंगल होता है, वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है, एग्जैक्टली वो इक्वेटर के किनारे किनारे चक्कर नहीं काटता। और इन दोनों ऑर्बिट्स में अगर कोई सैटेलाइट है, चाहे जियो सिंक्रोनस है चाहे जियो स्टेशनरी है, इसका एक ही मतलब होता है कि ये इस स्पीड से अर्थ के चक्कर काटेगा कि वो अर्थ पे अगर कोई एक पॉइंट है और सैटेलाइट को अपने यहाँ से लॉन्च किया, तो जैसे अर्थ चक्कर काट रही है, इसी की कंपैरिजन में भी चक्कर काटता जाएगा, मतलब इट विल अपीयर टू यू स्टेशनरी इन द स्काई, है ना। तो उससे फायदा क्या होता है कि अब पता चला उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, असम की किसी जगह को मॉनिटर करना, ठीक है। अब पृथ्वी अलग घूम रही है, सैटेलाइट वहां टंगी पड़ी है, तो आप समझ रहे हो ना बात को, अर्थ घूमेगी तो यूएस साइड में पहुंच जाएगी। अगर भाई इंडिया की सैटेलाइट है तो उसको इसी वे में रिवॉल्व करना है, मतलब अर्थ के अकॉर्डिंग कि वो इंडिया के ऊपर ही टंगी रहे, है ना। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था ऑर्बिट्स का, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं, बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। अब कम्युनिकेशन सैटेलाइट के बारे में आप बेसिक समझ ही गए हैं कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट बेसिकली होती क्या है, क्योंकि मैंने एडुसेट वगैरह भी बता दी गई है। तो कम्युनिकेशन का मतलब है डीलिंग बेसिकली विद द कम्युनिकेशन। अ सैटेलाइट प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ टू हैव अ रिले टेलीविजन, रेडियो, डेटा एंड फोन सिग्नल्स। और एज पर 2021 तक इंडिया के पास 17 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स थी, ठीक है, विच पर प्लेस्ड इन द जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। यानी ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई कम्युनिकेशन सैटेलाइट प्लेस्ड है, एक बार यूपीएससी ने प्री में क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द एल्टीट्यूड, तो एग्जैक्ट रटने की जरूरत नहीं है, बट पता होना चाहिए 35,786 किलोमीटर। ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का अर्थ से एल्टीट्यूड होता है, मतलब इस एल्टीट्यूड पे आप उसको प्लेस करेंगे तो वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में हो जाता है। तो बस इस डेटा को थोड़ा सा दिमाग में बिठा लीजिएगा, 35,786 किलोमीटर। ये प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। अगर पीसीएस में क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन में दे देंगे आपको, ठीक है, 35,000, 30,000, 25,000, तो आपको ध्यान रखना 35,000 के आसपास है। वेरी स्पेसिफिक 786 एक शुभ नंबर होता है किसी रिलीजन का, तो वहां से लेट करके आप याद कर लीजिए इसको, ठीक है। एनीवे, ये जियो सिंक्रोनस होता है, कितने एल्टीट्यूड पे ये सैटेलाइट टंगी होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये ना बहुत ही लो है ना बहुत ही हाई है, जैसे ऑर्बिट शो होते हैं, ठीक है। देखिए, ये मान लीजिए अर्थ है, अर्थ के बहुत ही पास कोई ऑर्बिट है यहाँ पे, तो इसको आप क्या बोलोगे, लो अर्थ ऑर्बिट, यानी कि लियो, ठीक है। इसके जो ऊपर वाला ऑर्बिट होगा इसको आप क्या बोलोगे, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, एमईओ, ठीक है। इसके ऊपर जो ऑर्बिट होगा उसको आप बोलोगे हायर अर्थ ऑर्बिट, एचईओ, ठीक है। अब आप समझिए बात को कि कौन सा सैटेलाइट कहां पे प्लेस किया जाता है। ज्यादा डेप्थ डिटेल में जाएंगे, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए कि ऑर्बिट जो है उनको बेसिकली 3 ब्रॉडर क्लासिफिकेशन में रखा जाता है, लोअर अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट एंड द हायर अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। तो मान के चलिए कोई सैटेलाइट है, उसको हमने यहां से लॉन्च किया और लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस कर दिया, तो क्योंकि वो अर्थ के पास रहेगी, अब आप देखिए यहां से अर्थ के पास भी है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो कम्युनिकेशन होगा कहीं ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि इसको कम टाइम लैप्स वाला इशू नहीं होगा, है ना, पास रहेगा। लेकिन आपको कोई कॉम्प्लिकेशन समझ में आ रही है, कोई दिक्कत हो सकती है, कोई भी सैटेलाइट या ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस के ज्यादा पास है, यानी कि उस पर ज्यादा ग्रेविटी काम कर रही है, तो इसको एक हाइयर स्पीड मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, मतलब कुछ इतनी एनर्जी अपने वो डालनी पड़ेगी, भैया न्यूटन का फोर्थ थर्ड लॉ लगा लीजिए आप, ठीक है, कि वो अर्थ की ग्रेविटी को बीट कर सके, और जितनी इसकी हाइट बढ़ती चली जाएगी उतना ग्रेविटी का इफेक्ट कम होता चला जाएगा, ठीक है। एक और चीज, अगर आप सर्कमफेरेंस को देखेंगे तो अगर कोई सैटेलाइट यहाँ पर है और कोई सैटेलाइट यहाँ पर है, तो यहाँ पे सर्कमफेरेंस ज्यादा हो रहा है, यानी इसकी स्पीड हमेशा इसको ज्यादा रखनी है, ठीक है। तो ये थोड़े से बेसिक डिफरेंस हैं, लेकिन बस आपको ये याद रखना है कि अर्थ ऑर्बिट जो है वो 3 तरह से सेग्रीगेट किए जाते हैं, बस इसका ऑब्जेक्टिव ये था बताने का। यानी फिर हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा ट्रांसपोंडर के बारे में आपको बता ही चुका हूं। इट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑन द सैटेलाइट व्हिच फैसिलिटेट्स द कम्युनिकेशन फ्रॉम अ सोर्स टू डेस्टिनेशन। और ये यूज क्या करता है आपका, इट रिसीव्स द सिग्नल्स थ्रू अपलिंक फ्रीक्वेंसी, ट्रांसलेट्स इट डाउन टू द डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी, एम्पलीफाइज इट, एम्पलीफाई का मतलब होता है थोड़ा सा मॉड्यूलेट करना, ठीक है। और इसमें कुछ फ्रीक्वेंसी बैंड यूज किए जाते हैं, ये सब बहुत ज्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा नजर मार लीजिए आप, ठीक है। तो जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं दे आर रेगुलेटेड बाय अ गवर्नमेंट पॉलिसी, एक गवर्नमेंट की सैटेलाइट कम्युनिकेशन पॉलिसी है, उसके अंतर्गत, इसे सैटकॉम पॉलिसी कहते हैं, इसके अंतर्गत ये रेगुलेट होती है, जो डिसाइड करती है कि किस सैटेलाइट को किस कैटेगरी में रखा जाएगा, उसका ऑब्जेक्टिव काम क्या होगा, उसको रेगुलेट कैसे करना है। हर आदमी सैटेलाइट नहीं लॉन्च कर सकता है ना, उसके लिए आपको लाइसेंस वगैरह लेना पड़ेगा, ये सब चीजें सैटकॉम पॉलिसी से डिटरमाइन होती हैं, ठीक है। एक तो सैटेलाइट ऑर्बिट्स हो गई, दूसरी होती है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट किस काम आती हैं। अ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इज इंटेंडेड फॉर नेचुरल रिसोर्स मॉनिटरिंग, नाम ही में है ना, रिमोट सेंसिंग। रिमोट का मतलब क्या होता है, दूरी, और सेंसिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज को सेंस करना या ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग
सैटेलाइट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि कोई ऐसी सैटेलाइट जो कि बेसिकली एक ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है। तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट का मतलब क्या था, कम्युनिकेट को फैसिलिटेट करना। और रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या है, कोई ऐसी सैटेलाइट जिसका एक ही ऑब्जेक्टिव दिया गया है कि तुमको सिर्फ भैया ऑब्जर्वेशन करनी है, ठीक है, मॉनिटरिंग करनी है। और किस चीज की मॉनिटरिंग करनी है, अब ऊपर जाके आपको लोगों की छतों पे तो फोटो नहीं खींचना है कि कोई आदमी छत पे पतंग उड़ा रहा है, कोई आदमी छत पे खेल रहा है, कोई कहीं क्रिकेट खेल रहा है, उसकी तो मॉनिटरिंग नहीं करनी है। तो किस चीज़ की मॉनिटरिंग करनी है, नेचुरल रिसोर्स मॉनिटरिंग मैनेजमेंट। अब कहिए नेचुरल रिसोर्स मॉनिटरिंग क्या होती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि दिल्ली में बैठे बैठे क्या आप ये पता कर सकते हो कि असम की रिवर जो है वहां पे सडनली कोई आपको रिजर्व मिला है, या वहां का जो जंगल है वहां पर आपको कोई जीव जंतु मिल गया है, ठीक है भाई, वाइल्ड लाइफ वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं। नेचुरल रिसोर्स में सब कुछ आता है, बायोटिक एबायोटिक दोनों एलिमेंट आते हैं। बायोटिक मतलब लिविंग बींग्स, एबायोटिक का मतलब होता है जो मिनरल रिसोर्सेज होते हैं, सब कुछ होते हैं। तो इस टाइप की अगर कोई ऑब्जर्वेशन करनी है, कोई नदी बह रही है, अचानक से उसका कोर्स बदलने लगता है, कहीं पर कुछ लैंडस्लाइड वगैरह हो रही है, उसका मूवमेंट ऑब्जर्व करना है, तो इस टाइप की कोई भी ऑब्जर्वेशन होगी तो आपकी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट करेगी। रिमोट मतलब होता है बहुत ही दूरी से ऑब्जर्वेशन करने वाली, इसीलिए ऑब्वियस सी बात है इसका प्लेसमेंट बहुत दूर होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया एक जियो स्टेशनरी होता है, एक जियो सिंक्रोनस होता है, वैसे एक और होता है सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, ठीक है, SSPO बोलते हैं। ये एक तरह का पोलर ऑर्बिट होता है। पोलर ऑर्बिट वो ऑर्बिट्स होते हैं जैसे जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस, तो आप समझ ही गए ना किस तरह के ऑर्बिट होते हैं, कि इनको सिंक्रोनिटी बनानी होती है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है। यानी कि ये अर्थ है आपकी और कोई ऐसी सैटेलाइट चल रही है और यहाँ पर एक पॉइंट है और ये अर्थ चक्कर काटती जा रही है, तो जैसे जैसे अर्थ चक्कर काटती जा रही है वैसे वैसे सैटेलाइट चक्कर काटेगी। यानी जिस पॉइंट पे एक ए नाम का आदमी यहाँ खड़ा है और वो यहाँ पे पहुंचेगा बी नाम का आदमी, तो उतनी देर में जो सैटेलाइट S1 है वो S2 से पहुंच जाए, ठीक है। तो आपकी जो जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप एक ही रिस्पेक्ट में स्टेशनरी रहें, एक ही पोजीशन जब A1 से A2 पे चेंज हो रही है तो सैटेलाइट की पोजीशन S1 से S2 पे चेंज हो जाए, तो इसीलिए इसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी। और अगर मैं कहूँ सन सिंक्रोनस, तो सन सिंक्रोनस का मतलब क्या है कि अब ये जो है सन के रिस्पेक्ट में सिंक्रोनस नहीं रहेगी, अर्थ के रिस्पेक्ट में सिंक्रोनस नहीं रहेगी, अब ये जो है आपकी सन के रिस्पेक्ट में सिंक्रोनस हो जाएगी। मतलब मान लीजिए ये आपकी अर्थ है और ये आपके दो पोल्स पड़ते हैं, ठीक है। तो कोई सैटेलाइट ऐसी प्लेस्ड है जो बेसिकली पोलर ऑर्बिट ले रही है, मतलब पोल टू पोल चक्कर काट रही है, ठीक है। अब आप पोल में अंतर समझते हैं, देखिए अर्थ जो है वो ऐसी तो घूमती है, ऐसे ऐसे होकर घूम रही है, और कोई सैटेलाइट पोल टू पोल चक्कर काट रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वो अर्थ के रिस्पेक्ट में तो स्टेशनरी नहीं रहेगी। लेकिन देखिए यहाँ पे आपका सन है और यहाँ पे आपकी सैटेलाइट है, ठीक है। तो ये सैटेलाइट अगर ऐसे ऐसे चक्कर काट रही है तो ये अर्थ तो ऐसे ऐसे घूम रही है ना, अर्थ का तो ये ऑर्बिट है, ठीक है। और जो सैटेलाइट है वो ऐसे ऐसे चक्कर काट रही है पोल टू पोल, तो इसीलिए इसको पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट बोला जा रहा है। तो यानी कि ये अर्थ के रिस्पेक्ट में सिंक्रोनस नहीं है, लेकिन ये स्टेशनरी किसके पर्सपेक्टिव में हो रही है, सन के पर्सपेक्टिव में हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है अर्थ की मॉनिटरिंग करना इसके लिए बहुत आसान पड़ जाता है। यानी अगर मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर दूं तो आप देखेंगे वो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे क्षेत्र की ऑब्जर्वेशन कर सकती है। अर्थ अपनी घूमती रहेगी, ये अपना ऐसे से चक्कर काट रही है और पूरे ग्लोब की मॉनिटरिंग कर लेगी। यानी मॉनिटरिंग पर्पज से या ऑब्जर्वेशन के पर्पज, देखिए कम्युनिकेशन के पर्पज से कौन सी अच्छी थी, जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस। लेकिन अगर रिमोट सेंसिंग है, उसको ऑब्जर्वेशन करना, ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है, तो उसके लिए ज्यादा बेटर ये है कि उसको सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में प्लेस किया जाए, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट इट। तो बस आपको ये याद रखना है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट होती हैं दे आर मोर फिजिबल फॉर नेचुरल रिसोर्स मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑपरेटिंग फ्रॉम द सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, ठीक है। और इसकी लेकर पॉलिसी जो थी 2011 में बनी थी, रिमोट सेंसिंग डेटा पॉलिसी ऑफ 2011, ठीक है। अब कहिए इसका यूज क्या है, थोड़ा सा देख लीजिए। कंसीडरिंग द रिफॉर्म्स इन द स्पेस सेक्टर, द NNRMS has been restructured as the Space Application Management System। तो SAMS जो पहले नाम NNRMS हुआ करता था, NNRMS का मतलब क्या होता है, देखिए नेचुरल रिसोर्स मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट, ठीक है। उसका नाम बदल के इन्होंने स्पेस एप्लीकेशंस मैनेजमेंट सिस्टम कर दिया, क्योंकि अब हम स्पेस के डोमेन में बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारे एप्लीकेशन बढ़ते जा रहे हैं, हमारे काम बढ़ते चले जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर रिफॉर्म करना जरूरी था, ठीक है। इसकी जो अपेक्स बॉडी है वो होती है प्लानिंग कमिटी ऑन of SAMS, which provides the policy guideline and oversees the progress of SAMS activity। इसके 10 थीम बेस्ड स्टैंडिंग कमिटीज इसने बना रखी हैं और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं आपके वो लोकेटेड हैं आपके बेंगलोर में, इसरो के हेडक्वार्टर्स पे, ठीक है। इट्स सेक्रेटरिएट आर लोकेटेड एट द अर्थ ऑब्जर्वेशन एप्लीकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट प्रोग्राम ऑफिस। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो दैट इज ऑल अबाउट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स।
अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है नेविगेशन सिस्टम। मैंने अभी तक आपसे कहा कि सैटेलाइट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक तो आपने देख लिया जब विक्रम साराभाई ने सैटेलाइट सिस्टम या सैटेलाइट या स्पेस प्रोग्राम बनाया था तो उनका पहला ऑब्जेक्टिव था एजुकेशन को प्रमोट करना, तो इसीलिए सबसे ज्यादा एजुकेशन पे फोकस रखा गया, एडुसेट पे फोकस रखा गया, कृषि संबंधित विषयों पे फोकस रखा गया। कृषि संबंधित विषय भी तो बेसिकली एडुसेट में ही आएंगे ना, एजुकेशन संबंधित है, आप लोगों को एजुकेट कर रहे हो। एजुकेशन का मतलब सिर्फ एबीसीडी पढ़ाना नहीं होता है, किसी भी चीज के बारे में जानकारी देना होता है, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे जैसे इंटरनेट टेक्नोलॉजी आई, जैसे जैसे आपको कम्युनिकेशन की नीड बढ़ती चली, लोगों ने वायरलेस फोन वगैरह यूज करना शुरू किया, तो कम्युनिकेशन की फील्ड में हमें बढ़ना शुरू कर दिया। अब बात आती है नेविगेशन की। आप इमेजिन कर लीजिए आज से कुछ साल पहले जब आप एक जगह से दूसरी जगह आते थे तो उस चीज को हम नेविगेशन कहते हैं। नेविगेशन का मतलब क्या होता है, मोबिलिटी या मूवमेंट। तो आप रास्ता किससे पूछते थे, जैसे फॉर एग्जांपल आई बिलोंग टू दिल्ली, मैं अपने जीवन में कभी किसी रूरल एरिया में नहीं गया हूँ या किसी स्मॉल टाउन में नहीं गया हूँ, ठीक है, और मुझे पहली बार अपने कोई पारंपरिक या ट्रेडिशनल कोई मेरा गांव रहा है एंसेस्टर्स का, वहां जाना पड़ता है। तो मैं क्या करूंगा, बस लूंगा, ट्रेन लूंगा, पहले सिटी में पहुंचूंगा, फिर मैं सिटी पे बाहर जब निकलूंगा तो किसी चाय की दुकान पे जाऊंगा, वहां एक चाय बोलूंगा क्योंकि ऐसे पूछते भी शर्म आती है, ठीक है। फिर चाय लेते सुड़कता जाऊंगा, धीरे धीरे बहाने से पूछूंगा, अच्छा भैया ये जो यहाँ हवेली थी वो कहाँ पे थी, या फलानी जगह पे एक मकान पड़ता है, या किसी का नाम बता दूंगा, फलाने शुक्ला जी हैं, पांडे जी हैं, दुबे जी हैं, ठाकुर जी हैं, कोई भी हैं, उनका घर कहाँ पे पड़ता है। यानी कि पहले का जो नेविगेशन था वो कौन प्रोवाइड करता था, पनवाड़ी, सड़क चलते लोग, वो कई बार जवाब देते थे, कई बार कहते थे आगे बढ़ो, ठीक है, यही तो होता था पहले। और सबसे बड़ी बात है प्रिसीजन नहीं होता था। अब प्रिसीजन यही होता था कि आई रिमेंबर जब फर्स्ट टाइम मैं लखनऊ में आया था तो मेरा कहीं एग्जाम का सेंटर पड़ा हुआ था, तो मैंने 8 लोगों से रास्ता पूछा और उन्होंने मुझे 8 अलग अलग तरह के रास्ते बताए। एक बार मेरा सेंटर पड़ गया था इलाहाबाद के पास में एक जगह झुंसी पड़ती है, ठीक है, झुंसी जब आप इलाहाबाद से भदोही की तरफ बढ़ते हैं, बनारस वाला जो हाईवे जाता है, तो वहां थोड़ा सा इलाहाबाद के आउटर में 4-5 किलोमीटर दूरी पे झुंसी पड़ता है। तो यूपी पीसीएस का पेपर था मेरा पहला दूसरा शुरू करने में था, उन्होंने झुंसी डाल दिया था सेंटर। अब मुझे झुंसी को लोकेट करना था, ठीक है, उसमें हालांकि आ चुका था, ऐसा नहीं था, इंटरनेट नेविगेशन आ चुका था, बट आई वाज नॉट वेरी मच कंफर्टेबल विद इट। तो वी गो बाय द ट्रेडिशनल मींस। हम पहुंचे वहां पे, अब स्टेशन से उतर के पूछना शुरू किया, पहले ऑटो वाले से पूछ रहे हैं, उसने कहा हम यहाँ उतार देंगे, वहां से किसी से पूछ लेना। अब वो वहां उतार रहा है, तो जिससे पूछ रहा हूँ उसने कहा पहले आप खेत पार करिए, फिर जंगल पड़ेगा, जंगल को पार करिए, फिर आप वहां जाइए। मतलब उसने मेरे को लिटरली 2-3 किलोमीटर चलवा दिया, तब मैं जाकर सेंटर पे पहुंचा। बाद में मुझे पता चला कि डायरेक्ट उधर से होकर छोटी सी निकलती थी जहां पे तांगे वांगे चलते थे, ठीक है, मतलब कुछ थे, ऑटो नहीं चलते थे, लेकिन मैं पहुंच सकता था और विद इन 500 मीटर से पहुंच सकता था। यानी कि अगर मैं एक ऑथेंटिक नेविगेशन का यूज कर रहा होता तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ही जेन्युइनली और टाइमली मैं वहां पे पहुंच जाता। लेकिन क्योंकि मैं ट्रेडिशनल मीन से जा रहा हूं तो कई बार होता है वो लोग शॉर्टकट बता देते हैं, कई बार अच्छे लोग मिलकर तो छोड़ भी देते हैं, लेकिन कन्वेंशनल मीन्स हमेशा बहुत इफेक्टिव नहीं होते हैं, बहुत प्रिसाइज नहीं होते हैं। तो अगर इमेजिन कर लीजिए कि अंतरिक्ष में कोई सैटेलाइट टंगी हुई है और वहां पर जो ट्रांसपॉन्डर है वो आपके सेलफोन, आज की डेट में हर एक के हाथ में सेलफोन है, ठीक है, कंप्यूटर्स पहले आए थे तो वो क्या होते थे, पीसी होते थे, एक जगह पे सेट होते थे, लेकिन फिर उनकी मोबिलिटी बढ़ गई, लैपटॉप बन गए, और लैपटॉप को और देखिए साइंस इज ऑल अबाउट मिनिएचराइजिंग द थिंग्स। हम टेक्नोलॉजी को कितना मिनिएचराइज कर सकते हैं, बड़े स्केल से छोटे स्केल पे ला सकते हैं। पहले आपको पता है बड़ी बड़ी हार्ड ड्राइविंग हुआ करती थी, फिर आपको पता है फ्लॉपी डिस्क बने, उसके बाद में सीडी बनी, उसके बाद में पेन ड्राइव बनी, वो भी इतनी बड़ी बड़ी आती थी। आजकल इतनी छोटी सी नन्ही सी पेन ड्राइव होती है, पहले इतनी बड़ी फ्लॉपी होती थी, केबीज में उसकी मेमोरीज होती थी, आज की डेट में नन्ही नन्ही सी होंगी, जीबीज में उनकी स्टोरेज होगी, आप सोच भी नहीं सकते हैं, और भी बढ़ती चली जाएगी। यानी चीजों को हम कितना छोटा बना सकते हैं। नैनो कार्स देख लीजिए आप, है ना, साइंस इज अबाउट मिनिएचराइजिंग द थिंग्स, चीजों को कितना मिनिएचर आप कर दो। इस यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है नैनोटेक का, 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁹ मीटर, इस लेवल पे काम हो रहा है, और इसको आप बोलते हो, इस स्केल पे जब काम होता है तो इसको आप नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हो। यानी इमेजिन करिए जो बड़े बड़े कंप्यूटर सब कुछ बनते थे आजकल नैनो चिप्स पे बन रहे हैं, माइक्रो चिप्स पे बन रहे हैं, इतने बित्ते बित्ते से होंगे, छोटे छोटे से होंगे, दैट काइंड ऑफ द थिंग, ठीक है। तो अब आप समझिए सबके हाथ में, मेरे कहने का मतलब है सेलफोन है, आपके सेलफोन पे एक लोकेशन नाम का ऐप रहता ही है, प्री इंस्टॉल रहता है, ठीक है। आपने अपने लोकेशन को ऑन किया और ये किसी जीपीएस जैसी चीज से कनेक्टेड है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम से या कोई भी नेविगेशनल सिस्टम हो सकता है, और इसका कनेक्शन सैटेलाइट से। अब आपको सैटेलाइट गाइड कर रही है। मैंने सिंपल सी चीज अपने एग्जाम का सेंटर वहां पे डाला, मुझे किसी शादी बारात में जाना है, मैंने लोकेशन डाल दी वहां पे, तो सैटेलाइट ने तुरंत उसको लोकेट कर लिया और वो मुझे गाइड करेगी कि भैया यहाँ से जाओ, यहाँ हाईवे पड़ेगा, वहां से आपको रोड ले लेनी है, वो पूरा डायरेक्शन दिखाता है। और भी आपका एडवांस फोन है तो वो बोलना शुरू कर देता है, वो आपको ऑडियो गाइडेंस देते हैं। तो आजकल आप चाहे देख लीजिए क्या हो रहा है, जोमेटो सर्विसेज हो रही है, ओला वगैरह चल रहे हैं, तो इनको रास्ते नहीं पता होते हैं, इन्होंने गाड़ी ले ली, इनको गाड़ी चलानी है, ठीक है, वो क्या करते हैं अपना फोन का लोकेशन ऑन कर लिया, उसमें लोकेशन डाल दी, और वो उनको क्या कर रहा है, जो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है वो गाइड कर रहा है। अब मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा कि ये जो नेविगेशनल सिस्टम होता है थ्रू सैटेलाइट्स, इसके लिए हम नाम क्या यूज करते हैं, क्या जीपीएस नाम है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जो खाते हो, जैसे मैगी आप खाते हो, तो क्या मैगी है कि मैगी नूडल्स हैं? भाई मैगी तो ब्रांड है ना नूडल्स का, तो सेम वे में क्या जीपीएस ही जीपीएस है कि नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम जो होता है
उसका नाम ही जीपीएस है कि जीपीएस कोई कंपनी है, कि जीपीएस सिर्फ किसी कंट्री स्पेसिफिक की कंपनी है और जिसने उस सेक्टर में मोनोपोली इतनी कर ली है कि सिर्फ उसी का नाम चलता है। तो जी हाँ, ऐसा ही कुछ है, उसके बारे में ध्यान रखिएगा कि जो नेविगेशन सिस्टम के लिए जो सैटेलाइट यूज होती हैं, या एक सैटेलाइट से तो नेविगेशन कर नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है पृथ्वी अगर फ्लैट होती तो चीजें शायद अलग होती, लेकिन पृथ्वी क्योंकि गोल पड़ जाती है, तो बात ये पड़ जाती है कि कोई सैटेलाइट मान लीजिए यहाँ पे प्लेस्ड है, तो उसके कैनोपी होगी ना, वो इतना एरिया कवर कर लेगी ज्यादा से ज्यादा। अब इमेजिन कर लीजिए आपको यहाँ से यहाँ पे जाना है और आप इस सैटेलाइट पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है, एक ही सैटेलाइट नेविगेशन के लिए लगी हुई है, आपने अपने लोकेशन पे डाली तो वो सैटेलाइट कहती है, पहली बात तो वो कैप्चर नहीं कर पाएगी यहाँ को, अगर वो लोकेशन आपको यहाँ पे जाना है, आप यहाँ पर हैं, आपको यहाँ तक जाना है, उसका जो कैनोपी है यहीं तक है, तो वो क्या करेगी, कहेगी हाँ बढ़े चलो आगे बता देंगे, थोड़ा बहुत बढ़ो आगे, आप यहाँ तक पहुंचते फिर वो आपको ब्लाइंड स्पॉट पे लाके कहती खत्म, जितना हमारा तुम्हारा साथ था यहीं तक था, क्योंकि मेरी कैनोपी आगे की नहीं है। अब आप इमेजिन कर लीजिए कि एक सैटेलाइट यहाँ पे है, एक सैटेलाइट यहाँ पे है, एक सैटेलाइट यहाँ पे है, तो आपको अर्थ के किसी भी हिस्से में पहुंचना है, आपको बस उस नेविगेशन सिस्टम का यूज करना है, वहां पे एनरोल कराना है या जो भी आप ऐप यूज करें उसके थ्रू। अब मान लीजिए वो जगह लोकेशन यहाँ पे है और मैं यहाँ पर हूँ, मैंने डाला इस सैटेलाइट ने इससे कांटेक्ट किया, इससे कांटेक्ट किया, क्योंकि पूरा एक नेविगेशन सिस्टम बना हुआ है 7-8 सैटेलाइटों का, 23 सैटेलाइटें भी हो सकती हैं, 24 भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कितने रीजन को कवर कर रहे हो, कितने एरिया को कवर करना चाह रहे हो, ठीक है। मैंने डाला, इन्होंने सैटेलाइट सिस्टम ने आपस में अपना इंटरलिंक बना लिया कि हाँ भाई इस भाई को यहाँ से यहाँ पहुंचना है, तो उन्होंने मुझे गाइडलाइन देने शुरू कर दिया, यहाँ जा जाओ, और जैसे इनका एरिया खत्म हुआ इस सैटेलाइट ने ओवरटेक कर लिया। यानी कि जो नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम होता है वो कभी किसी एक सैटेलाइट पे डिपेंडेंट नहीं हो सकता है, इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सैटेलाइट्स। तो जब भी आप ये पढ़ोगे ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, तो जो वर्ड स्पेसिफिकली यूज होता है नेविगेशन के लिए, सैटेलाइट्स के लिए, जो सैटेलाइट्स नेविगेशन का काम करती हैं, वो स्टैंडर्ड वर्ड है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, यानी कि GNSS, ये याद रखिएगा। और ये जीपीएस नहीं है, जीपीएस GNSS है। अब बात को समझ रहे हैं, यानी कि जो मैगी है वो नूडल है, लेकिन नूडल मैगी नहीं है, ठीक है, दैट काइंड ऑफ द थिंग। तो ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम क्या होता है, इट कैटर्स टू द यूजर्स टू द एंटायर वर्ल्ड, वेयर एज द रीजनल नेविगेशन सिस्टम कैटर्स टू द यूजर्स इन द लिमिटेड सर्विस एरिया। पहली लाइन में डेफिनेशन बताने की कोशिश की है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको ये जो सिस्टम बताया था ये ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम का था। अगर एक या दो सैटेलाइटें लगी हैं तो किसी सीमित क्षेत्र से डील करती हैं, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल ये आपका इंडिया है, मतलब मैं कोष्ठी लेके चलता हूँ, ये इमेजिन कर लीजिए इंडिया का ऐसे करके कोस्ट लाइन है, ठीक है, और हम लोगों ने एक नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम बना दिया। आपको पता ही होगा IRNS के बारे में, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, जिसका नाम बाद में बदल के 2015 में नाविक कर दिया गया था, PM नरेंद्र मोदी के द्वारा इन्होंने इसका नाम बदल के नाविक कर दिया। फिर आगे देखेंगे ये और GPS क्या एक ही है या ये और गगन एक ही है, ये सब आगे देख लेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं नाविक की। तो हमने क्या किया, हमने एक प्रोग्राम बनाया कि हम 7 सैटेलाइटों को ऊपर ले जाके टांग देंगे, उनका काम क्या होगा, नेविगेशन कराना, यानी दे विल बी नेविगेशनल सैटेलाइट्स, ठीक है। 7 सैटेलाइट की बात की गई, 3 और 4 में तोड़ लीजिए। आगे देखेंगे कि इनको स्टेशनरी रखा गया है, कि कुछ को जियो सिंक्रोनस में डाल दिया गया है, कुछ को जियो स्टेशनरी में डाल दिया गया है, ठीक है। टोटल 7 सैटेलाइटें हैं। तो भैया 7 सैटेलाइटें हैं, पृथ्वी बहुत बड़ी है, बहुत गोल है, और इतनी हाइट पे भी नहीं डाल सकती, या तो बहुत एलिवेशन पे ले जाइए उनको कि वो पूरे आधे ग्लोब ही को कवर कर ले जाए, लेकिन उतने तक डालने के लिए आपको फिर वही चीज है, उसको सैटेलाइट को चक्कर भी ज्यादा काटना पड़ेगा, सर्कमफ्रेंस बढ़ जाएगा, एनर्जी भी ज्यादा लगेगी। तो हम ओवरऑल उसको लोअर अर्थ ऑर्बिट या मीडियम अर्थ ऑर्बिट में प्लेस कर देते हैं फिलहाल, ठीक है। तो हमारी ये टोटल मान के चलिए ऐसे करके 3-4 सैटेलाइटें, 7 सैटेलाइटें हमारी पड़ी हैं। अब इनकी कैनोपी क्या होगी, ये पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कवर करते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपका क्या रहता है, जैसे इंडिया है, यहाँ पे पाकिस्तान आपका आ गया, ठीक है, यहाँ पे आपका श्रीलंका आ गया, ठीक है, यहाँ पे आपका बांग्लादेश आ गया, इधर आपका भूटान आ गया, इधर आपका नेपाल आ गया, यहाँ पे अफगानिस्तान को भी आप ले सकते हैं, ये भी टेक्निकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है, वैसे भी अफगानिस्तान इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। गांधार नरेश, गांधारी, ठीक है, जो गांधार था, कंबोज था, ये सब आपके महाजनपद पीरियड में ही बिलोंग करते हैं। वो तो बाद में क्या होता चला गया, नॉर्थ से जैसे होता नहीं है, डिस्टेंस बढ़ते चले गए, थोड़े अशोका पीरियड में भी ये सारे रीजन हमारे में आते थे। दिक्कतें शुरू हुई थी ग्रीक इन्वेजन से, जब सेल्यूकस निकेटर आता, अलेक्जेंडर आता है, उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर आता है और वो वहां पे सत्र बना देता है। उसके बाद में वो अपने गवर्नर्स को अपॉइंट करके चला जाता है, और अशोका ने वैसे ही बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया था, तो आर्मी इस पे थोड़ा बहुत इंपैक्ट उसका पड़ेगा ही, तो उसका नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर से थोड़ा बहुत ध्यान हट जाता है। और अशोक के जो लास्ट के ईयर्स थे वहां पर बहुत सारी क्रांति हुई, उसके चलते वो अफगानिस्तान था धीरे धीरे हमारे हाथ से निकलता चला गया, ठीक है। फिर बहुत सारी हिस्टोरिकल चीजें हुई, क्योंकि 6th-7th सेंचुरी में वहां पे इस्लामिक मूवमेंट शुरू हो गई। इस्लाम जैसा रिलीजन आता है जो आपका सऊदी अरेबिया साइड में मर्ज करता है, मक्का मदीना के पास, वो अफ्रीका में भी फैलता है, फिर इधर पर्शिया, आपको पता ही है। लास्ट टाइम आई वाज टीचिंग समवेयर, आई रिमेंबर कि मैंने बोल दिया कि इंडिया और पर्शिया के बहुत पुराने संबंध रहे हैं, ठीक है। तो पर्शिया के संबंध रहे हैं,
जो आज का ईरान है। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो आज का ईरान है और जो एंशिएंट हिस्ट्री का पर्शिया था, पर्शिया बार बार आता है इसलिए क्योंकि जो हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन था, एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, इसका नॉमेनक्लेचर तो इन्होंने ही किया था, अरब्स और पर्शियंस ने। लेकिन उस समय का अरब आज का सऊदी अरेबिया नहीं था, और उस समय का पर्शिया आज का ईरान नहीं था। ईरान जो है इस्लामिक रेवोल्यूशन ऑफ 1979 के बाद में वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है, अब वो ईरान बन चुका है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। लेकिन पहले पर्शिया था और वहाँ का जो रिलीजन था वो जोरास्ट्रियन रिलीजन था, ठीक है। वहाँ पारसी रहते थे, मतलब रतन टाटा का देश था। स्मृति ईरानी जो आती है वो भी बेसिकली पारसी समुदाय से हैं, जो हमारे यहाँ माइनॉरिटी कम्युनिटी है। तो इनका मास लेवल पे वहाँ पे आपको पता ही है क्या हुआ था। उसके बाद ये लोग वहाँ से भाग के आते हैं, इनका डिसेमिनेशन हो जाता है, जैसे ज्यूस का हुआ था यूरोप में, वैसे पारसीज का हुआ था। तो उस समय का पर्शिया आज का ईरान नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग इंडियन सबकॉन्टिनेंट से बहुत ज़्यादा लिंक थे। अब हम आते हैं नेविगेशनल सैटेलाइट पे। IRNS, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट, इट बेसिकली डील्स विद द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि हमारी कैनोपी सिर्फ 7 सैटेलाइट हैं। और वही अगर आप GPS पे चले जाइए, ग्लोनास पे चले जाइए, अभी आगे बताएंगे ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में कितने कंट्रीज इन्वॉल्व है। 4 बेसिकली कंट्रीज हैं जिनके अपने नेविगेशनल सैटेलाइट हैं। और याद रखिएगा यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी है कि क्या जापान वाला या इंडिया वाला ग्लोबल में आएगा कि रीजनल में आएगा, तो इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इंडिया का जो IRNS है ये ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये पूरे ग्लोब को नहीं कवर करता है, ये कुछ रीजन को करता है। यानी अब तो प्रॉपर फंक्शनल हो गया है, ये 7 सैटेलाइट से पुरानी कोई डिस्कार्ड हो गई मान लीजिए। अब 7 सैटेलाइट एकदम थोड़ा ना लॉन्च कर देंगे, एक 2011 में छोड़ी गई, तो एक 13 में छोड़ी गई, एक 15 में छोड़ी गई। तो हुआ कि जब तक आपने 19 वाली छोड़ी तब तक 11-12 वाली बर्बाद हो गई, तो उसको रिप्लेस करके हमने दूसरी डाल दी। तो आप कई बार देखते होंगे कि आज जो है इसरो ने ये रॉकेट लॉन्च किया, उससे IRNS 1-2 गई, 1A गई, 1B गई। तो ये सब वही रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का ही हिस्सा है, ठीक है। तो हमने 7 सैटेलाइटों को पार कर दिया है, ठीक है। अब ये 7 सैटेलाइटें हमारे पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आपको नेविगेशन कराने में फिजिबिलिटी देती हैं। यानी अगर आपको दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी जाना है, दिल्ली से लेकर आपको गुजरात में कहीं जाना है, असम में जाना है, इनफैक्ट पाकिस्तान भी जाना है, आपको श्रीलंका जाना है, मालदीव तक भी जाना है, तो वो कवर कर लेगी। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने जो सार्क की समिट हुई थी वहां पर ये प्रपोजल भी रखा था कि जितने भी सार्क कंट्रीज हैं, मैंने सार्क का नाम इसलिए लिया है कि सार्क जो था 1985 में राजीव गांधी के इनिशिएटिव पे ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, और इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट के जो 7 देश हैं, उसमें अफगानिस्तान सार्क का हिस्सा नहीं था, ठीक है, अफगानिस्तान बाद में बना है, अब तो 8 हो गए, पहले 7 हुआ करते थे। तो सार्क के जो मेंबर कंट्रीज, अच्छा सार्क के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहां पर है, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, ठीक है, या खुद ढूंढने की कोशिश करिए। तो जो सार्क है वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट को कवर करता है। तो हमको रीजनल कोऑपरेशन पे आगे बढ़ना है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी कंट्री हुआ करती है जिसके साथ हमने 3-4 युद्ध लड़ लिए हैं और भारत की बर्बादी में उसको बड़ा सुख मिलता है, तो वो कुछ ऐसी चीज नहीं चाहेगा जहां पे हम बिग ब्रदर बन रहे हो। अब मान लीजिए अगर मोदी जी ने प्रपोजल दिया कि देखो भैया हमने IRNS बनाई है, ठीक है, ये पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कैटर करेगा, तो आप लोग चाहिए तो IRNS में एनरोल करा लीजिए, हम फ्री फंड में तो आपको सर्विस देंगे नहीं, जो भी फी पेमेंट वगैरह होगा वो दे दीजिए, थोड़ा बहुत कॉपरेट करिए, ठीक है। तो इन कंट्रीज ने नाटक किया शुरू कर दिया। बाकी जो कंट्री जैसे बांग्लादेश थी, बांग्लादेश ने उतना वो नहीं किया था, पाकिस्तान का बहुत सरदर्द था, उन्होंने बार बार करना शुरू कर दिया, नहीं हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, आप लोग हम पे सर्विलेंस करने आ रहे हो। अरे भाई हम तुम्हें नेविगेट कराने आ रहे हैं, तुम्हारे यहाँ तो आटा दाल की कमी पड़ रही है, तुम क्या करोगे नेविगेट, तो हम ही सर्विस प्रोवाइड करें, हम ही से सर्विस ले लो। आप US से ले सकते हो, आप चाइना से ले सकते हो, चाइना का पता ही है आपको क्या स्टैंड है, ठीक है। पैसा देता है तो वो पैसा लोन के मीडियम से, मतलब चाइना पुराने जमाने का वो मनसुख वो है, पहले बोलते नहीं थे वो हुआ करते थे जमींदार होते थे, काइंड ऑफ मनी लेंडर्स होते थे, जो हम लोग बोलते थे उसको सेठ साहूकार काइंड ऑफ लोग थे। वो एक बार लोन दे देते थे, फिर आप उनके लोन के चक्कर से कभी निकल नहीं पाते थे, आपके बच्चे उस लोन को चुकाते थे, उनके बच्चे चुकाते थे। तो चाइना उस टाइप का मनी लेंडर है। अगर ये किसी कंट्री में लोन देता है तो वो उसकी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, आप उसके लोन से कभी निकल नहीं सकते। इंडिया ऐसी हरकत कभी नहीं करता है। वी आर गिविंग लाइन ऑफ क्रेडिट, आपने वर्ड्स बार बार सुना होगा इंटरनेशनल अफेयर में, लाइन ऑफ क्रेडिट। हम बहुत बड़ा अमाउंट आपको पे करते हैं और बिल्कुल जीरो इंटरेस्ट रेट पे होता है। जब आपके पास पैसा हो तब धीरे धीरे करके वापस करते रहना। और एक वर्ड और याद रखिएगा, एक वर्ड आता है गुजराल डॉक्ट्रिन, ठीक है, जब इंटरनेशनल अफेयर पढ़ेंगे, फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे तो वहां इस वर्ड को देख लेंगे। गुजराल डॉक्ट्रिन जो थी, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं IK गुजराल, उससे पहले फॉरेन मिनिस्टर भी थे, तो अपने टेन्योर में उन्होंने गुजराल डॉक्ट्रिन दी थी और वो डॉक्ट्रिन बहुत अच्छी थी फॉरेन पॉलिसी में, इंडिया की बिग ब्रदर इमेज बनाने के लिए। उन्होंने कहा कि हम अपने जो नेबरिंग स्मॉल स्टेट्स हैं उनको हम अनकंडीशनल लोन देंगे, ठीक है, अनकंडीशनल उनकी हेल्प करेंगे, मतलब एक तरफा प्यार, दैट काइंड ऑफ द थिंग, कि हम तुमको प्यार करते हैं, हम तुमको लोन देते हैं, सपोर्ट देते हैं, ठीक है, सब कुछ देते हैं, हम तुमसे कुछ भी नहीं चाहते हैं बदले में। जब कोई ऐसा कहता है तो उसका लॉन्ग टर्म भी एक इम्प्लीकेशन होता है कि कल को इंटरनेशनल फोरम पे कहीं पे वोटिंग हो जाए, कुछ हो जाए, तो अगर तुम हमारे समर्थन में नहीं बोल रहे हो तो हमारे विरोध में भी मत बोलो। अगर आपने किसी से कर्जा लिया होता है, किसी से लेके आप खा रहे हो, तो किसी की सर्विसेज का यूज कर रहे हो, तो एक तो नॉर्मल ह्यूमन एटिकेट है ना, आप उसके विरोध में नहीं बोलोगे। तो गुजराल डॉक्ट्रिन कहीं ना कहीं इंडिया के फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटेजिक इश्यूज को लेकर बनाई गई थी इसलिए। लेकिन कुछ कंट्री इतने मक्कार हुए बाद में, उन्होंने हमसे पैसा भी लिया, उन्होंने हमसे खाना भी लिया, हमारी सर्विसेज का भी यूज किया और उसके बाद हमारे से ही उन्होंने
क्रांति कर रखी है। लाइक क्लासिक एग्जांपल इज देयर, कंडेम क्रिटिसाइज करने की बात नहीं है किसी को, बस एक इंफॉर्मेशन के लिए है, ठीक है। कि जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश को 1971 में हमने इंडिपेंडेंस दिलाया, इंदिरा गांधी चाहती है अगर उस समय तो बांग्लादेश का क्या मर्जर इंडिया में नहीं करा सकती थी भाई, हमने जीत लिया था, प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे बाकायदा वहां पे, ठीक है। बंगाल वाहिनी जो थी वो बेसिकली कहीं ना कहीं हमारा बहुत सपोर्ट था उनको, हमारे सैमनक सौंदर्य जाते हैं, सब कुछ जीत के लाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि वहां का सरेंडर लेके पाकिस्तानी आर्मी से उनको कहते हैं भैया तुम निकलो यहाँ से, और आपको मुजीबुर रहमान को हम कहते हैं कि ठीक है आप अपना कंट्री बना लीजिए। इतने बड़े दिल का देश कौन होता है बताइए, ठीक है। आप रशिया को देख लीजिए, उसने यूक्रेन के क्रीमिया में घुस के प्लेबिसाइड कराया, वोटिंग कराई, पूरी दुनिया देखती रह गई, क्रीमिया को उसने अपने में मर्ज करा लिया, और आज की डेट में सीना ठोंक के 2 साल से युद्ध लड़ रहा है। अब यूक्रेन को भी, आपने एक वर्ड सुना होगा फिंडलाइजेशन, इंटरनेशनल अफेयर में कभी पढ़ेंगे इसको, इसने फिनलैंड के साथ हिस्ट्री में क्या किया था। ये लोगों का कैस्टेशन कर देता है रशिया, जब किसी कंट्री पे अटैक करता है वहां की मिलिट्री डिसॉल्व कर देगा, सब खत्म कर देगा, फॉरेन पॉलिसी पूरी कॉम्प्रोमाइज करवा देगा, आप बिल्कुल एक इंपोर्टेंट बन के, पॉलिटिकल इंपोर्टेंट बन के रह जाते हैं आप वहां पे। तो फिनलैंड की वो कंडीशन रशिया ने करके छोड़ी थी, और आने वाले 2 साल में देखिएगा यही हालत वो यूक्रेन की करेगा, और पूरी दुनिया कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है। तो हम भी चाहते रशिया जैसे कुछ कर सकते थे, लेकिन हमने बांग्लादेश को रिकॉग्निशन दी, सब कुछ दिया, और बांग्लादेश क्या कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी जो है उसके सबसे बड़ा सेफ हेवन 2 कंट्रीज हैं, एक म्यांमार है और दूसरा बांग्लादेश है, ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफिकल टेरेन वहां पे ऐसी है, ठीक है। सबसे बड़ी बात एक तो ये है। दूसरी बात, हमने एक बार ये प्रपोजल दिया था कि इंडिया का जो मेन लैंड है और इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है उसकी कनेक्टिविटी सिर्फ एक 21 किलोमीटर या 22 किलोमीटर के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से, जो वेस्ट बंगाल से निकलता है। तो हमारी जो वहां पे टेरिटोरियल कनेक्टिविटी है बहुत लिमिटेड स्केल पे, तो हमने कहा भैया हमको कुछ अलग अलग चैनल चाहिए वहां से कनेक्ट करने के लिए, अपने यहाँ से रास्ता दे दो। उन्होंने हमको रास्ता देने से मना कर दिया। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, चाइना बार बार हमको धमकाता रहता है कि अरुणाचल प्रदेश ले लेंगे तुम्हारा, ये ले लेंगे, वो वहां पे इंसर्जेंसी बढ़ा रहा है। तो हमको ये डर रहता है कि नॉर्थ ईस्ट से हमारी कनेक्टिविटी सिर्फ सिलीगुड़ी कॉरिडोर से, इंटरनेशनल अफेयर में इसको चोक पॉइंट कहा जाता है, मैरीटाइम चोक पॉइंट होते हैं और टेरिटोरियल चोक पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमारे लिए एक चोक पॉइंट बना हुआ है। तो हमको क्या करना पड़ा, हमको फिर म्यांमार के साथ डील करनी पड़ी, फिर हमको एक प्रोजेक्ट डालना पड़ा, कालादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। तो अब हम क्या करते हैं, कोलकाता से पोर्ट हमने बनाया, फिर वो म्यांमार जाएगा, फिर म्यांमार के कालादान से फिर वो अंदर लैंड इनलैंड कनेक्टिव देगा, नदियों में बोट डाल के जाएंगे, फिर हम अपने नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हमको वहां पे कोई सामान पहुंचाना है तो या तो हम सिलीगुड़ी से पहुंचाएंगे या नीचे से पहुंचाएंगे। मतलब बांग्लादेश वो देश है जिसे हमको रास्ता तक नहीं दिया, हमको नहीं रास्ता दे रहे थे, तो थोड़ा बहुत कह देते भैया ठीक है जो अपने सर्विस चार्ज ले लो, फैसिलिटी करा दो, ठीक है। एक मालदीव जैसा कंट्री है जो टेक्निकली लक्षद्वीप का ही एक्सटेंशन है, क्योंकि लक्षद्वीप पर कोरल आइलैंड्स, और अगर आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो जो वहां पे रीफ्स बनी हुई हैं तो लक्षद्वीप रीफ है वो ज्यादा बड़ी है, मालदीव तो छोटी सी है। तो हम मालदीव जैसे छोटे से कंट्री का जो मतलब समुद्री तल से बस इतना सा छोटा है कि 1-2 मीटर पानी बढ़ गया तो डूब जाएगा, लेकिन हम तुमको भी रिकॉग्नाइज करते हैं। 1970s या 80s क्या सॉरी 1980s में जब राजीव गांधी की गवर्नमेंट चल रही थी तो मालदीव्स में एक अपराइजिंग हुई थी, वहां पे एक सिपा म्यूटनी हो गई थी, एक विद्रोह हुआ था, और हमने उसको दबाने में वहां के मतलब जो वहां के प्रेसिडेंट हुआ करते हैं वो उस समय कहीं जाके बंकर में छुपे बैठे थे, तो राजीव गांधी ने उनको बिल्कुल वहां से निकाला और सब कुछ वहां सही किया। और वही मालदीव का जो प्रेसिडेंट है अभी लास्ट जब इलेक्शन लड़ता है तो उसकी इलेक्शन कैंपेन का नारा था इंडिया आउट, और इसी बेसिस पे वहां की जनता उसे जिताती है, और जीतते ही वो इंडियन आर्मी से कहता है कि यू शुड विड्रॉ फ्रॉम अवर कंट्री, जिसके चलते इतना नाटक अभी हुआ है, ठीक है। और अब वो जाके पेडलिंग कर रहा है, कभी टर्की जा रहा है, कभी चाइना जा रहा है, कह रहा है कि नहीं हमारे यहाँ पेडल करिए, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करिए। तो ये हमारे छोटे देश हैं। तो गुजराल डॉक्ट्रिन का यही रेलेवेंस है और इरेलेवेंस है कि इतना सब करने के बाद भी हमने अब सब आस्तीन के सांप पाले हुए हैं आसपास, ठीक है। अब समझिए नेविगेशनल सैटेलाइट में हमारे साथ यही धोखा हुआ कि जब IRNS बनी, नैविक बनी, तो मोदी जी ने प्रपोजल दिया, और आपको पता ही होगा 2014 में जब मोदी जी की सेरेमनी हुई थी, जब इन्होंने मतलब शपथ ली थी प्राइम मिनिस्टर की, तो इन्होंने सार कंट्रीज के, इनफैक्ट ध्यान रखिएगा सारे हेड ऑफ स्टेट को बुलाया था, सबको इन्विटेशन दिया था। तो ये कोई बड़े ही जैसे इनके बारे में एक अप्रोच लेके चलते हैं, और किसी पार्टी से कोई वो नहीं लेना देना। मैं मतलब एक बता रहा हूं कि कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर होता उसकी अप्रोच इंक्लूसिव होती है हमेशा, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ऑल द डिविजिव पॉलिसीज एंड एवरीथिंग। तो जब मोदी जी PM बनते हैं तो सार कंट्रीज के सारे प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट को बुलाते हैं, कहते हैं आओ हम लोग मिलजुल के काम करेंगे, ठीक है। लेकिन यही पठानकोट होता है, फिर बालाकोट होता है, तो हमको ना चाहते हुए भी फिर हमको सार्क समिट जो पाकिस्तान में होने वाली थी उसको हमको टाटा बाय बाय कहना पड़ता है। नाम समिट या सार्क समिट कुछ हो रही थी वहां पे, नॉट वेरी श्योर, बस एक बार चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से सार्क समिट थी, ठीक है, फिर भी देख लीजिएगा, ठीक है। एनीवे, तो कुल मिला के बात ये होती है कि हमारे कुछ ऐसे कंट्रीज हैं, आपने एक वर्ड सुना होगा इंटरनेशनल अफेयर में, हॉस्टाइल कंट्रीज। तो इंडिया के रिस्पेक्ट में बस एक चीज जानने की जरूरत है कि 2 ही कंट्रीज जिनको हॉस्टाइल मानते हैं, एक है चाइना और एक है पाकिस्तान, क्योंकि ये लोग कभी भी हमारे इंटरेस्ट की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब इमेजिन कर लीजिए पाकिस्तान ऐसी कंट्री जो सार की भी मेंबर है, वो क्या कभी IRNS को सफल होने देती, नहीं होने देती, इसने हमेशा हम पर ब्लॉकेट लगाए, ठीक है, कि नहीं IRNS में ये दिक्कत हो जाएगी, आप लोग नेविगेशन के नाम पे ला रहे हो लेकिन आप हमारी मॉनिटरिंग करोगे, हमारे फिर जो अड्डे हैं, अरे अड्डे वड्डे क्या है, तुम वहां पे उसको छुपा के उसामा बिन लादेन को बैठे थे, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें हमको पता चल जाती है, सीधी सी बात है। कितने टेररिस्ट जो है इंडिया में वांटेड हैं, फ्यूजिटिव हैं, उनको सबको छुपा के बैठे हो। दाऊद इब्राहिम पता नहीं कितने साल वहाँ पे रहा है, कभी वो कतर घूम रहा है, कभी कहीं घूम रहा है, तो ये सब हमको पता चल जाता है, सीधी बात है। तो इसलिए कहते नहीं कोई आदमी कुछ चीज़ छुपाया बैठा होता है, उसको छुपाने के लिए क्या करेगा। तो उन्होंने पूरी तरह से आईआरएस पे मतलब कहते नहीं रोड़ा लगा के बैठे हुए थे। तो इंडिया ने भी अपना फोकस शिफ्ट कर दिया। आपने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल, क्या बोलते हैं, कॉपरेशन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन करके है कुछ, ठीक है। बिम्स्टेक ये इंटरनेशनल फिर में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो बिम्स्टेक एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, या जो बेसिकली जो सारे कंट्रीज थे, इनको एशियान से लिंक करता था। आपको पता है एशियान जो है वो 10 कंट्रीज का ग्रुप है, जो साउथ ईस्टर्न कंट्रीज हैं, जैसे आपका उधर का म्यांमार हो गया, इंडोनेशिया हो गया, आपका फिलीपींस हो गया, ये सारे कंट्रीज हैं 10 कंट्रीज। और इंडिया जो है इसका ऑब्जर्वर, इसको स्टेटस मिला है, लेकिन जो 10 कोर मेंबर्स हैं एशियान के उसमें नहीं आता है। लेकिन जो बिम्स्टेक है वो क्या करता है, कुछ कंट्रीज आपके एशियान के और कुछ कंट्रीज आपके सार्क के जो इधर वाले हैं, जैसे इंडिया हो गया, आपका बांग्लादेश हो गया, आपका है ना, इन कंट्रीज को यूनाइट करता है। तो इंडिया ने कहा बिम्स्टेक में पाकिस्तान तो है नहीं, अब तुम सार्क को तो बढ़ने दे नहीं रहे हो, तो सार्क को हम कहते हैं किसी की लाश को ढोने का क्या मतलब है, कि एक लेगेसी बनी है, ठीक है, सार्क की सबमिट कराए जा रहे हैं, उसमें कुछ भी फ्रूटफुल निकल ही नहीं रहा था, तो बेमतलब का टाइम वेस्ट हो रहा था। तो हमने अपना जो फोकस है वो शिफ्ट कर दिया। नाउ वी आर फोकसिंग मोर ऑन बिम्स्टेक। अब हम लुक ईस्ट पॉलिसी, आपको पता है लुक ईस्ट पॉलिसी सबसे पहले कब आई थी, 1990s की बनी हुई है, ये मनमोहन सिंह टाइम की बनी थी, 1991 के आसपास आई थी। तो जब पीएम मोदी बनते हैं तो इन्होंने इसमें थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया और कहा लुक ईस्ट की जगह इसको एक्ट ईस्ट बोला जाएगा, ठीक है। मोदी जी वैसे भी नॉमेनक्लेचर करने में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, कि इनके अंदर क्या है कि पॉलिसीज की इफेक्टिवनेस को बढ़ा देते हैं। निर्मल भारत योजना ये कांग्रेस के टाइम की स्कीम है, 2009 के आसपास चल रही थी, वही जो आज स्वच्छ भारत है वो समय निर्मल भारत था। तो निर्मल भारत का फोकस उस समय टॉयलेट बिल्डिंग वगैरह पे था, ठीक है, कि इंडिया को मतलब जो होता है ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है आपको, ठीक है। लेकिन इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन, कल को आप एज ए ब्यूरोक्रेट जब जाएंगे तो आपको सबसे बड़ा चैलेंज यही मिलेगा कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन ग्राउंड लेवल इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। कई बार पॉलिटिशियन की एक विल नहीं होती, पॉलिटिकल विल नहीं होती, कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव लिथार्जी हो जाती है, कई बार ग्रास रूट एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती है। और इन तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन तभी होता है जब ऊपर की जो लीडरशिप बैठी हुई है वो एक कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी हो। जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ोगे या आपने सब्जेक्ट लिया होगा तो वहां पर आप टाइप्स ऑफ अथॉरिटी पढ़ते हैं मैक्स वेबर की, तो वहां पर उसने बताया था कि अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी क्या होती है, कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी क्या होती है, रैशनल लीगल मॉडल क्या होता है। तो एक होती है कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी। कैरिज्मा मतलब क्या होता है, किसी का चार्म, कि एक आदमी गांधी जैसा खड़ा होकर कुछ बोल दे कि आज से जो है सारे स्कूल के बच्चे स्कूलों का त्याग कर देंगे, और स्कूलों में बच्चे सही में जाना बंद कर देते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे कहते हैं कि कोई भी सैनिक अपने देशवासियों पे गोली नहीं चलाएगा, इसे कहते हैं कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी। और गांधी में कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी थी, एक सुभाष चंद्र बोस में थी, वो कहते थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और लोगों ने लिटरली उस समय जब फॉरवर्ड ब्लॉक के फॉर्म्स भरे जा रहे थे तो अपने खून से साइन किया था, खून से थंब इंप्रेशन दिया था, इसे कहते हैं कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी। और यही कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी आपके पोस्ट इंडिपेंडेंस ईयर्स जो शुरू के 10-11 साल रहे वो नेहरू की रही। लेकिन जब 1962 में हम लोग वॉर हार जाते हैं तो उसके बाद में उनकी कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी पे चोट लगती है, आघात लगता है, जिसके चलते वो काफी बीमार रहने लगे, बहुत परेशान रहने लगे। उनकी पार्लियामेंट में बहुत बेइज्जती हुई इस चीज को लेके कि जहांगीर के बात कहने पर भी, होमी जहांगीर बाबा के कहने पर भी इन्होंने एटॉमिक प्रोजेक्ट पे काम करना नहीं शुरू किया था, ठीक है। और यही कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी 1971 में इंदिरा गांधी की बनती है। और कहीं ना कहीं यही कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी आपको करंट जो इनकम्बेंट पीएम है उनके अंदर भी देखने को मिलती है। एक आदमी खड़ा होकर कहता है कि आपको ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है और लोग लिटरली खुद जुड़ जाते हैं, अपने घरों के बाहर झाड़ू लगाना शुरू कर देते हैं। एक आदमी खड़ा होकर कह देता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में कि आपको अपनी बेटियों के साथ सेल्फी लेकर डालनी है। क्या कोई स्कीम या पॉलिसी पहले नहीं बनी थी? पहले भी बनती थी, लेकिन हमेशा याद रखिएगा किसी भी पॉलिसी के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं 2-3 चीजें, पॉलिटिकल विल, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लिथार्जी का ना होना, एब्सेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लिथार्जी यानी कि प्रेजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, कि एडमिनिस्ट्रेटर को पता लगे मैंने काम नहीं किया तो मेरा सस्पेंशन हो जाएगा, ठीक है, इन सर्विस पीरियड में मेरा इवैल्यूएशन हो जाएगा, मेरे को वॉलंटरी रिटायरमेंट देकर घर पे बिठा देंगे, ठीक है। और इन सब मामलों में आज की जो पॉलिटी है बहुत ही स्ट्रिक्ट हो चुकी है कुछ चीज़ों को लेकर, तो एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए थोड़ा टाइट होकर चल रहा है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो तीसरा क्रूशियल होता है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन में, पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी, यानी आप ही कहीं भाई बात को या कोई पॉलिसी ऊपर से बनी है लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं। बहुत से लोग होते थे, जब ये एमजी नरेगा वगैरह शुरू में बनी थी तो बहुत अच्छी पॉलिसी मानी जाती थी, लेकिन एक चीज देखने को मिली, आप गांव में सड़क बनाने के लिए तारकोल वहां पे बिछा रहे हैं तो रात होती थी लोग तारकोल उठा ले जाते थे, लोग दिन की बनी सड़कें खोदना शुरू कर देते थे, कहते ये ईंटें हम अपने घर में लगाएंगे, दैट काइंड ऑफ थिंग वाज हैपनिंग। यानी पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, लोग ये रियलाइज करने को नहीं तैयार है कोई काम हो रहा है तो हमारे लिए हो रहा है। उनके दिमाग में ये परसेप्शन रहता था इसमें हम रोड़ा कैसे लगा दें, इसमें सरकार को नुकसान कैसे कर दें, हमारा पैसा तो लगी रहा है, उस पैसे को हम अपने घर में कैसे ले आए। उनको ये नहीं समझ में आता है कि आप ही के पैसे से टैक्स पेयर मनी से ही वो काम हो रहा है। लेकिन अभी
अभी कुछ एक पब्लिक परसेप्शन में ऐसा चेंज आ चुका है, जो भी रीजन हो उसके लिए, कि अगर कोरोना जैसी महामारी के पीरियड में कंट्री का पीएम ये कह दे कि आप घर के बाहर खड़े होकर थाली बजाइए, लोग बजाने लगते हैं, दीपावली मनाइए, लोग दीपावली मनाने लगते हैं। तो किसी भी पॉलिसी के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए ये क्रूशियल एस्पेक्ट होते हैं। ये क्यों आपको पता ना, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग में चीज यहाँ पर पड़ते हैं। अब आप समझिएगा बात को, बिम्स्टेक जैसी चीज, मोदी जी कहते हैं कि ठीक है लुक ईस्ट अपनी का ठीक था, लेकिन हमको एक्ट ईस्ट करना है। वी शुड ब्रिज अवर डिवाइड फ्रॉम इंडियन मेन लैंड टू द इंडियन नॉर्थ ईस्ट। और इंडियन नॉर्थ ईस्ट जो है, अब हमें सिर्फ उसको टारगेट नहीं करना है। याद रखिएगा, लुक ईस्ट वॉज लुकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है, एंड अवर साउथ एशियन मार्केट्स, बट एक्ट ईस्ट इज स्टेज 2, ये 2.0 है। एक्ट ईस्ट क्या कहता है कि नॉर्थ ईस्ट अब हमारे लिए ऑब्जेक्टिव नहीं है, नॉर्थ ईस्ट का यूज करते हुए हमें साउथ एशियन मार्केट्स में उतरना है। हमें साउथ ईस्ट मार्केट्स में उतरने का मतलब है उनके साथ इकोनॉमिक लिंक बनाने हैं, एशियान के साथ हमें घुसना है। अब भैया पाकिस्तान को छोड़ दो, ईरान को छोड़ दो, थोड़े टाइम के लिए अफगानिस्तान को छोड़ दो, ठीक है, रिलीजियस ऑब्लिगेशन के चलते हुए नहीं ऐसा है। बात यह है, यहाँ बीच में पाकिस्तान बैठा है। अगर आप ईरान के साथ में तापी जैसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपको पता ही है तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाइपलाइन चल रही थी, ठंडे बिस्तर में तब से पड़ी हुई है। क्यों पड़ी? आईपीआई प्रोजेक्ट चल रहा था, ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन। होता क्या, बीच में पाकिस्तान बैठा है। अब ईरान से अगर आप कोई भी ऑयल पाइपलाइन अगर इंडिया लाना चाहते हैं तो आपको पाकिस्तान होकर निकलनी पड़ेगी। बीच में पाकिस्तान है तो पाकिस्तान पार्टनर भी बनेगा। अब पाकिस्तान हमेशा डंगा लगा देता था, वो कहता था नहीं हम पाइपलाइन निकलने नहीं देंगे यहाँ से, ये दिक्कत हो जाती थी। तो प्रॉब्लम समझ में आ गई। तो हमने पाकिस्तान को साइडलाइन ही कर दिया कि भैया तुम अपने में खुश रहो, तुम्हारे साथ जो परेशानी है, पैसे से चाहिए तो बता देना, कभी दे देंगे, ठीक है, लेकिन हम तुमसे करना ही नहीं है कुछ, ठीक है। हमारा फोकस अब शिफ्ट हो गया है साउथ ईस्ट एशिया में। हम लोग फोकस कहाँ कर रहे हैं? इंडो पैसिफिक में। तो आप देखोगे इंटरनेशनल अफेयर में बहुत चीजें चेंज हो चुकी हैं, ठीक है। तो यही चीज आईआरएनएस के साथ हुई। आईआरएनएस बहुत सक्सेसफुल होता, ठीक है, अभी भी है, लेकिन अगर पूरा सब कॉन्टिनेंट इसमें सपोर्ट करता है, लेकिन इन लोगों ने किया नहीं कोऑपरेट। तो फिलहाल ये इंडिया में नेविगेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब आप समझ ही गए होंगे कि जीएनएस जो है ये एक अलग चीज है और रीजनल नेविगेशनल सिस्टम एक अलग चीज होती है। तो जो आपका इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम यानी कि जो नेविक है, ये बेसिकली क्या है आपका? ये एक, मैंने यहां लिखा नहीं है, ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम। इट कैटर्स टू द यूजर्स इन द एंटायर वर्ल्ड और द एंटायर ग्लोब। जैसे यूएस है, अभी आगे आप देखिएगा, ठीक है। तो यूएस जो है उसने अपना क्या बना रखा है, देखिए लिखा नहीं, करेंटली देयर आर 4 ग्लोबल सिस्टम। ये प्रीमियर क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा ध्यान से देखना। जीपीएस फ्रॉम यूएसए, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और याद रखिएगा कि जीपीएस जीएनएस है, लेकिन जीएनएसएस जीपीएस नहीं है। जीएनएस एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के लिए, ठीक है। इसके अंडर में आता है कि 4 कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने अपने जीएनएसएस बना रखे हैं। पहली कंट्री है यूएस, जीपीएस है, सैटेलाइट एक बार चेक कर लीजिए, मैसेज में डालिए, 32 है, 33 है, 35 है, कितने सैटेलाइट हैं इसके। फिर दूसरा है रशिया का ग्लोनास, ठीक है। रशिया को आपको पता है पहले क्या कहा जाता था? 1989 से पहले जब तक यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर नहीं हुआ था, तब तक इसका नाम सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर था, ठीक है। अभी 1989 के बाद में जब वहाँ पे बर्लिन वॉल गिर जाती है जर्मनी में, और उसके बाद में आपको पता है यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है, और डिसइंटीग्रेशन होने का फॉरेन पॉलिसी में पढ़ेंगे, बस नाम आगे रशिया, तो मैं बता दे रहा हूँ कि जब पढ़िएगा तो चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि आज का जो रशिया है वो यूएसएसआर से काफी हद तक अलग है। सीआईएस कंट्रीज क्या होती हैं? CIS कंट्रीज, इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। 15 कंट्री जो थी यूएसएसआर के ब्रेक होने के बाद टूटी थी, बेलारूस, यूक्रेन, बहुत सारी कंट्रीज थी, क्योंकि यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अभी का रशिया वही रशिया है जो आपको मैप पे दिखता है, जिसके अपने 11 टाइम जोन बने हुए हैं, जहां का व्लादिमीर पुतिन सिनोनिमस हो चुका है। जब से मैं पढ़ रहा हूँ, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, तब से व्लादिमीर पुतिन इज रशिया, रशिया इज व्लादिमीर पुतिन, वो पुतिन ही है, समझ लीजिए, ठीक है। गैलीलियो फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में आपको पता ही है करीब 28-29 कंट्रीज आते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर चेक करके कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा कितने मेंबर्स हैं, इस पर अपडेट रहिएगा, क्योंकि कंट्रीज बड़ा घटा करती हैं, कभी कोई कंट्री एग्जिट ले लेगी, कभी इन हो जाएगी, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन का जो है, क्योंकि यूरोप में छोटी छोटी कंट्री हैं, अगर वो अपना रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम डेवलप भी कर लेंगे तो कितनी कंट्रियों को कैटर करेगा। मतलब आप बताते हैं यूरोप के ईस्ट में बैठिए सुबह ट्रेन में तो शाम तक आप वेस्ट में पहुंच चुके होंगे। मतलब जितना बड़ा हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार मिला के है पूरा, उतने में उनका समझ लीजिए ग्लोबली थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए आप, ठीक है। मतलब छोटी छोटी कंट्रीज है बनी हुई, तो ये लोग ज्यादातर कंबाइंड वे में काम करते हैं। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे ग्लोबल इंटीग्रेशन मार्केट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो वहां पे चीज बताई जाएंगी कि यूरोपियन यूनियन कैसे बना था, कि इकोनॉमिक इंटरलिंकिंग के लिए बनाया गया था। तो अब ये लोग साइंस एंड टेक में भी कुछ काम कर रहे होते हैं, तो उसी बेसिस पे करते हैं। एक कंट्री नहीं करेगी, ये 4-5 कंट्री आपस में मिलकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट जैसा रहा था वहां नहीं फैला। इन्होंने अपनी करेंसी तक यूरो बना रखी है ताकि इनको इकोनॉमिक फैसिलिटेशन रहे हर चीज में, ठीक है। हमारे यहाँ तो आपस में लड़ में रहे हैं सब, ठीक है, जबकि छोटा सा है रीजन। यूरोप देखिए थोड़ा सा है, मतलब इतने 28-29 कंट्रीज, यहाँ तो 8 कंट्रीज नहीं मिल बांट के रह पा रहे हैं, है ना। तो एनीवे यूरोपियन यूनियन ने गैलीलियो बनाया,
और साथ साथ में चाइना ने आपका बेडोई बनाया। तो 4 ऐसे कंट्रीज हैं जिनके अपने GNSS हैं। यूएस आपको याद रहेगा GPS, क्योंकि GPS सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली बोला जाता है, यूज किया जाता है। ये इतना यूज किया जाता है कि ये GNSS के बिल्कुल सिनोनिमस हो चुका है अब, ठीक है। एक ग्लोनास है जिसके बारे में बहुत ज्यादा लोग सुनते नहीं, पता होना चाहिए, ठीक है। गैलीलियो आपका यूरोपियन यूनियन का है और आपका चाइना का बेडोई है। ये 4 ग्लोबल नेविगेशनल सिस्टम है। इसके अपार्ट, इसके अदर देन 2 ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने अपना रीजनल नेविगेशनल सिस्टम बना रखा है, जिसमें से एक कंट्री आपका नेविक है और दूसरा कंट्री आपका जापान है, जिसका QZSS आया था। अभी यूपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि जापान का जो मतलब कौन सी ऐसी कंट्री है जिसका अपना नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम बना है या बना नहीं है, तो उसमें जापान आंसर था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जापान का ग्लोबल सिस्टम नहीं है, ये रीजनल वाला सिस्टम है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा नाविक को देख लेते हैं कि नाविक यानी नेविगेशन विद द इंडियन कॉन्स्टलेशन इज द नेम ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि इंडिया ने किसी का कॉपरेशन नहीं लिया अभी तक, किसी की हेल्प नहीं ली है, अपने बूते पे अपने दम पे 7 सैटेलाइटें खड़ी की हैं इसने, ठीक है। और लेकिन उसके बावजूद भी हम वी आर विलिंग टू कॉपरेट विद एनी कंट्री ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया। हम खुल के कहते हैं, एशियान से भी कहते हैं, सबसे कहते हैं आओ हमसे जुड़ो, हम इंक्लूसिव हैं, है ना। पता ही आपको वसुधैव कुटुंबकम लेके चलते हैं हमेशा, वसुधैव कुटुंबकम। और ये सब चीज़ अभी G20 जो सबमिट हुई थी उसमें भी था, थीम में था आपके। G20 का थीम एग्जैक्टली क्या था? वन अर्थ वन पीपल करके था, उसको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, ठीक है। एनीवे, फिर इस सिस्टम का पहले नाम IRNSS हुआ करता था, और ये जो टर्म नाविक है, जैसे बताया आपको कि अप्रैल 2016 में मोदी जी ने कॉइन किया था, ठीक है। इट इज द इंडिपेंडेंट नेविगेशनल रीजनल सिस्टम ओवर द इंडियन रीजन एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन अदर सिस्टम फॉर प्रोवाइडिंग पोजिशनिंग सर्विसेज। ये सब नाविक के बारे में था। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, नेविक में एक चीज और देखिएगा, इसके 3 सेगमेंट हैं, एक स्पेस सेगमेंट है, एक ग्राउंड सेगमेंट है और एक यूजर सेगमेंट है। नाम से ही पता चलता है, स्पेस सेगमेंट का मतलब है जो आपकी 7 सैटेलाइटें हैं, कॉन्स्टलेशन ऑफ द 7 सैटेलाइट्स, ठीक है। ग्राउंड सेगमेंट का मतलब है नेटवर्क ऑफ द ग्राउंड स्टेशन दैट जनरेट द नेविगेशन डाटा टू बी अपलिंक टू द सैटेलाइट्स, ठीक है, एंड सब्सिक्वेंटली टू बी यूज्ड बाय द यूजर। और तीसरा यूजर मतलब हम आप, ठीक है, अपने अपने फोन पे इंस्टॉल कर लीजिए, उसको यूज करिए। ये यूजर सेगमेंट है आपका, कंसिस्ट ऑफ द यूजर्स यूटिलाइजिंग द नेविगेशनल सिस्टम्स फॉर पर्पस ऑफ पोजिशनिंग, नेविगेशन एंड द टाइमिंग, ठीक है। अच्छा, 4 इंटरनेशनल बॉडीज हैं जो नेविक की कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, ध्यान रखिएगा। एक है आपका इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, क्योंकि देखिए जब आप इस लेवल पे, रीजनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे काम कर रहे हैं, तो आपको कुछ इंटरनेशनल बॉडी की रिकॉग्निशन यानी एफिलिएशन चाहिए होता है। तो हमारी जो नेविक है उसने 4 जगह से ले रखा है, मतलब एफिलिएशन, या हमको उनसे कोई सपोर्ट नहीं मिला, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन ये बेसिकली रेगुलेशन के लिए और बाकी चीजों के लिए है, ठीक है, कि हाँ हमें मान्यता प्राप्त है, ठीक है। तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर है, और इंटरनेशनल कमेटी फॉर GNS है। अदर नेविगेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक GPS, ग्लोनास, गैलीलियो, वीडियो और ये जो बाकी चलते हैं, इनसे भी हमारा थोड़ा बहुत वो है। अच्छा, ये चीजें क्यों की जाती है? वो इसलिए की जाती हैं क्योंकि जब भी आप कोई चीज बनाओगे, जैसे आप अपने छत के ऊपर ड्रोन उड़ाने लगो, ठीक है, अच्छी बात है आप ड्रोन उड़ा रहे हो, लेकिन उससे सबसे ज्यादा दिक्कत आपके पड़ोसियों को हो जाएगी। उनको ये डर रहेगा कहीं आप अपनी ड्रोन का यूज उनके बाथरूम में तो नहीं कर रहे हो, या उनके घर की खिड़कियों पे तो नहीं कर रहे हो, घूमने लगा, ठीक है, आप समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं, ठीक है। जब भी आप रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम यूज कर रहे हैं, आप अपने छत के ऊपर सैटेलाइट टांग के बैठे हो, तो आपके पड़ोसी आपसे डरेंगे ना कि भैया ऐसा नहीं, हमारे घरों में क्या हो रहा है, ये आदमी को इन्फॉर्मेशन जा रही है। तो इसलिए ये रेगुलेटरी बॉडीज जो है इसीलिए होती है, ताकि इस चीज को रेगुलेट कर सकें या चेक बनाए रख सकें, ठीक है। अब क्योंकि हमने GNS की बात की, नेविक की बात की, तो यहीं पर बस एक वर्ड है, उसके बाद मैं इस सेशन को वाइंड अप कर दूंगा, देन वी विल बी कंटिन्यूइंग ऑन, क्योंकि मैं सैटेलाइट सिस्टम और मिसाइल को साथ में लेके चलना चाहता हूं। तो सैटेलाइट आज हो जाएगा, आपको भी टाइम मिल जाएगा ग्रास्प करने का चीजों को, देन वी विल मूव टू द मिसाइल सिस्टम। तो अब आप देखिएगा, एक वर्ड और बार बार न्यूज में आता है, गगन। तो क्या गगन और नेविक एक ही है? क्या दोनों अलग अलग हैं? अगर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, मान लीजिए कि गगन वॉज अर्लियर नोन एज, या अर्लियर नेविक वॉज नोन एज गगन, या गगन एंड नेविक जो है वो सिनोनिमस हैं, या एक ही चीज के 2 पहलू हैं, नाम है, या आपस में इंटरलिंक हैं, तो दोनों हैं क्या? तो ये ध्यान रखिएगा, जो आपका गगन है ये भी एक नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम पे है, लेकिन ये जो था ये नेविक से पहले का था। अब क्योंकि उस समय हमारे पास 7 सैटेलाइटें ऊपर नहीं टंगी थी, लेकिन हमको नेविगेशन के लिए एक मतलब एक बॉडी की रिक्वायरमेंट थी, तो हमने गगन जैसी चीज बना ली। अब कहिए जब हमारे पास सैटेलाइटें नहीं थी तो हम नेविगेशन के लिए यूज क्या कर रहे थे? हम GPS को यूज कर रहे थे, इसीलिए इसका नाम गगन था। गगन का मतलब होता है GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, यानी हम नेविगेशन के लिए GPS की एड ले रहे थे और इस सिस्टम को हमने गगन नाम दिया था। इट इज अ सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम डेवलप्ड प्राइमरली फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एविएशन एप्लीकेशंस कैटरिंग टू द इंडियन एयर स्पेस।
अब आप कहिए हमको जरूरत क्या थी? जरूरत हमको नहीं थी, जरूरत हमारी इंडियन एयर स्पेस को थी। और जब आप फ्लाइट उड़ती है, प्लेन उड़ते हैं, तो आपको पता है कि जमीन में तो आपको पता है, आप गाड़ी चला रहे हो, किसी पनवाड़ी से पूछ के रास्ता आप निकल जाओगे। लेकिन जब आप प्लेन उड़ा रहे हो तो आपको मजबूरी है कि आपको किसी ना किसी लोकेशन डिवाइस या लोकेशन सिस्टम की जरूरत पड़ेगी नेविगेशन के लिए, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ था कि मैं आपको बता देता हूँ, इसरो और AII ने, आई थिंक यहाँ पे लिखा भी होगा शायद, या इसरो एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन दोनों ने कोलैबोरेट करके एक गगन सिस्टम डेवलप किया था हमारे एयरपोर्ट मोबिलिटी को फैसिलिटेट कराने के लिए, ठीक है। इट इज बीन ऑपरेटेड एंड मेंटेन बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा रहा है IRNS क्या है, तो वो एक अलग सिस्टम है नेविगेशन का, जो हमारा रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है। लेकिन जो गगन था, इसको इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डेवलप किया था, और GPS के साथ हमारा टाइप था, ये हमको नेविगेशन प्रोवाइड करता था, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि इट प्रोवाइड्स करेक्शन एंड इंटीग्रिटी मैसेजेस फॉर GPS, मतलब बेसिकली ये सिविल एविएशन एप्लीकेशन से डील करता था। मैंने एक चार्ट बनाई है, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और चाहे आप इसको देख भी सकते हैं, ठीक है। गगन एंड नेवी के बीच में बेसिक डिफरेंस बनाने की कोशिश की है कि यहां से प्री में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि नेविक और गगन में ज्यादा ऑथेंटिक या ज्यादा प्रिसाइज कौन सा होगा, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि इंडिया का है तो कोई गड़बड़ हो सकती है। बात यह है कि देखिए, वी आर न्यू इन दिस फील्ड, हमने भी ताजा ताजा काम करना शुरू किया है, तो उतना प्रिसीजन, अब GPS कब का बना हुआ है, और यूएस टेक्नोलॉजिकली भी हमसे ज्यादा एडवांस है। और पता है यूएस हमसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस क्यों है? क्योंकि नासा में काम करने वाले 32% साइंटिस्ट तो इंडियन है। इंडियंस के दिमाग पे आप हमेशा भरोसा रखिए, वी पीपल आर वेरी गुड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमारे यहाँ वराहमिहिर हुए हैं, हमारे यहाँ पे ब्रह्मगुप्त हुए हैं, ठीक है। दुनिया को जीरो हमने दिया है, तो हमारे यहाँ साइंस एंड टेक कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। वी हैड द फादर ऑफ मेडिसिन एज वेल एज द फादर ऑफ सर्जरी, चरक सुश्रुत हमारे यहाँ के थे, ठीक है। बट दिक्कत क्या थी, हमारे यहाँ कई रीजंस के चलते हुए लोगों को चीजों को, मतलब कहते नहीं है, पब्लिसाइज नहीं करते हैं, पेटेंट नहीं कराते हैं। और सबसे बड़ी आज की डेट में प्रॉब्लम क्या बनी हुई है, चैनलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। ये पॉलिसी मेकिंग में बहुत बड़ा हमारे लिए सरदर्द बना हुआ है। हमारे पास ह्यूमन डेमोग्राफी है, टैलेंटेड ह्यूमन डेमोग्राफी है, हम उनको रिसोर्सेज नहीं दे पाते, उनको चैनलाइज नहीं कर पाते। बहुत सारे पॉलिटिकल रीजन है, उनको कभी सोशल इशू में डिस्कस कर लेंगे, जिसके चलते हुए हमारे यहाँ ब्रेन ड्रेन होता है। जब लोगों को उनके ही देश में अवेल नहीं हो पाती हैं चीजें, ठीक है, उनको पढ़ाई के क्षेत्र में हो या एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में हो। आप देखिए यहाँ पे छोटा सा एक पटवारी का भी एग्जाम आ जाता है, 10-20 लाख बच्चे फॉर्म भर देते हैं। आपको लगता है यूएस में या यूरोप में लोग पटवारी के लिए 10-10 साल तैयारी करते हैं? नहीं करते हैं। रीजन क्या होता है, बहुत सारी सोशल भी चीजें हैं, सरकारी नौकरी से जुड़ा होना, ये सब चीजें। यूएस वगैरह का वर्क कल्चर या यूरोप में ऐसा वर्क कल्चर नहीं है, तो वहां पे ग्रोथ के पैरामीटर्स अलग हैं। तो इसलिए वहां पे क्या होता है कि अपॉर्चुनिटीज एक अलग लेवल पे काम करती हैं। तो हमारे यहाँ के बहुत से इंडियंस हैं जो थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनको बस टिकट मिला सीधे, मतलब IT पास आउट्स। आप देखिए 80 to 90% IIT का पास आउट, IIT इज कंसीडर्ड एज लाइक अ गोल्डन टिकट टू सिलिकॉन वैली। वो सब सिलिकॉन वैली भाग जाते हैं तुरंत वहां पे, वहां उनके लिए काम करते हैं। तो वहां जो टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, बेसिकली 32% हमारे यहाँ के लोग काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारी तो वो है। इसीलिए आपको पता ही है कि ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन करके भी अभी रिसेंटली बोला गया था, ठीक है, क्योंकि एक डायस्पोरा वहां तैयार हो रहा है जो हमारे इंटरेस्ट में काम करेगा। एनीवे, किसी भी कंट्री के लिए वहां का डेमोग्राफिक लॉस होना एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक लॉस होता है, क्योंकि किसी भी कंट्री को सक्सेसफुल या इस टाइप की बनाती है वहां की डेमोग्राफी। और यूएस आज की डेट में इसीलिए इतना सक्सेसफुल है क्योंकि वहां पे डेमोग्राफिक डाइल्यूशन बहुत ज्यादा है। यूरोप से लोगों ने आना वहां पे शुरू किया, वहां के नेटिव्स तो पहले मार दिए गए थे, ठीक है। तो यूरोप से लोग गए, जापान से गए, चाइना से गए। अभी मुझे याद है एक इंटरनेशनल कुछ वो हुआ था, मैथ्स की कंपटीशन होती है, आई कांट एग्जैक्टली रिकॉल द नेम। तो अभी तक चाइना हमेशा उस पर टॉप पे रहता था। पहली बार यूएस की टीम ने टॉप किया, और मजे की बात है जिस टीम ने टॉप किया वो 4 लड़के चाइनीज थे। तो आप समझ रहे हो बात क्या है? बात ये कहीं कि कंट्री की जो डेमोग्राफी होती है वो डिटरमाइन करती है उसकी सक्सेस। और हमारे यहाँ के जितने भी टैलेंटेड लोग थे सब भागते जा रहे हैं ब्रेन ड्रेन के चलते हुए, वहां पे उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो बात ये थी कि गगन और नेविक में ज्यादा ऑथेंटिक और रिलायबल कौन सा है। तो बात बस यही है, हमने कोशिश अच्छी की है, आने वाले टाइम पे हमको भी बहुत अच्छी एडवांटेज मिलेगी। लेकिन अभी सिचुएशन ये है फिलहाल कि क्योंकि गगन GPS ऑगमेंटेड है, ठीक है, तो यूएस हमसे टेक्नोलॉजिकली क्योंकि एडवांस है, तो यहाँ प्रिसीजन और ऑथेंटिसिटी थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज्यादा है। यानी कि गगन क्या है, ऑगमेंटेशन टू द GPS, और इट इज एन इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन नेविगेशन सिस्टम। कोई काम आप अकेले कर रहे हो, कोई काम कोऑर्डिनेशन में हो रहा है, तो दोनों में अंतर तो आ ही जाता है। इट प्रोवाइड्स द इंटीग्रिटी इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये नहीं हम लोग रिलायबल नहीं है, लेकिन इनकी कंपेरिजन में उस लेवल की इंटीग्रिटी इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिल पाती है, ठीक है। प्रोवाइड सेफ्टी ऑफ लाइफ ऑपरेशन सपोर्ट, और यहाँ पर वो चीज मिसिंग है, डू नॉट सपोर्ट सेफ्टी ऑफ लाइफ ऑपरेशन, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द GPS एंड द नेविक, ठीक है। इसके बाद के टॉपिक्स को हम अपनी सब्सिक्वेंट क्लास में डिस्कस करेंगे, वरना फिर ये टॉपिक बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसके तुरंत बाद मैं आपको मिसाइल टेक्नोलॉजी रिजीम और बाकी चीजें पढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि मैं ब्रह्मोस को डिस्कस करना चाहता हूं, क्रूज मिसाइल्स को डिस्कस करना चाहता हूं। तो थोड़ा सा यहाँ पे पैराडाइम शिफ्ट है। अभी तक आपने पूरा थोड़ा बहुत ये नेविगेशन सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम देखा है, अब आप अलग अलग सोर्सेज से थोड़ा बहुत सैटेलाइट को स्टडी करने की कोशिश कीजिए। कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी ऐसी चीज है जो इस पर डाउट हो और आपको कहीं नहीं मिल पा रहा है, तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा, ताकि हम अपने सब्सिक्वेंट सेशंस में उस टॉपिक को इंक्लूड कर ले जाएं। क्योंकि हमने जो भी यहाँ पे स्लाइड्स प्रिपेयर
किए, जो अपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करें वो प्रीवियस ईयर पर नहीं। कई बार क्या होता है पढ़ते हुए आपके दिमाग में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एक लाइव सेशन नहीं है, तो कोई भी ऐसा डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हमारी टीम उसको रिव्यू कर लेगी और नेक्स्ट सेशन में उसको हम लोग इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। तो द नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन द मिसाइल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर। वी विल बी कंटिन्यूइंग विद अवर